V23 अध्याय 221 स्रोत रेत का काल्पनिक नस्ल में उन्नयन। स्टार टॉवर के प्रमोशन द्वंद्व युद्ध के दौरान लिन युआन को अपनी अपर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति के कारण नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए लिन युआन ने युद्ध में आध्यात्मिक शक्ति के उपयोग को अधिक प्राथमिकता दी। एक सर्वांगीण स्रोत प्रकार के जीवन रूप के रूप में लिन युआन स्वाभाविक रूप से युद्ध के दौरान अक्सर स्रोत रेत का उपयोग करेगा। यदि स्रोत रेत का उपयोग करते समय युद्ध के दौरान आध्यात्मिक शक्ति की खपत कम की जा सकती है, तो लिन युआन को लगा कि यह स्रोत रेत की आक्रमण शक्ति को बढ़ाने से कहीं अधिक उपयोगी होगा। लिन युआन ने सोर्स सैंड को बढ़ाने से पहले ही इसका इस्तेमाल करके देखा था। उसे पहले से ही महसूस हो रहा था कि जब वह सोर्स सैंड को नियंत्रित कर रहा था तो यह उसके शरीर के एक हिस्से की तरह महसूस हो रहा था और यह बहुत चिकना था। इसलिए अगर वह विशेष कौशल सैंड कंट्रोल को चुनता तो कैसा होता। अंत में लिन युआन ने सैंड कंट्रोल चुनने का फैसला करने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई। नियंत्रण करने की क्षमता को एक तरफ रखते हुए आध्यात्मिक शक्ति की खपत में कमी ही लिन युआन के लिए विशेष कौशल सैंड कंट्रोल चुनने के लिए पर्याप्त थी। जब लिन युआन ने विशेष कौशल चुना तो सोर्स सैंड को अब कांस्य स्रोत प्रकार का जीवन रूप माना जाता था। वर्तमान में सोर्स सैंड अब एक खाली स्लेट नहीं था। इसमें अभी भी कोई क्षमता नहीं हो सकती है, लेकिन इसका पहला विशेष कौशल था। लिन युआन ने सोर्स सैंड की गुणवत्ता को लीजेंड तक बढ़ाने और इसे फैंटेसी ब्रीड में अपग्रेड करने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उसने सबसे पहले हाल ही में प्राप्त विशेष कौशल सैंड कंट्रोल की जांच की। कांस्य ग्रेड में विकसित होने के बाद सोर्स सैंड अलग अलग दानों के साथ एक क्रिस्टल बटन की तरह दिखने लगा। दाने बिल्कुल बजरी पर बने पैटर्न की तरह दिखते थे। प्रत्येक बजरी में पूरी तरह से अलग अलग पैटर्न थे और इस स्रोत प्रकार के जीवन रूप को देखने से स्रोत रेत के विशिष्ट बजरी पैटर्न ऐसे दिखते थे जैसे कि उनमें सभी संभावित अनाज पैटर्न मौजूद हों। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक स्रोत रेत को देखता था तो उसे ऐसा महसूस होता था मानो वह उजाड़ रेगिस्तान को देख रहा हो। लिन युआन ने कांस्य स्रोत रेत पर कब्जा कर लिया। इस बार स्रोत रेत बजरी में बदल गई जिसका वजन करीब 100 कैटी था। लिन युआन महसूस कर सकता था कि यदि वह अत्यधिक संकेंद्रित स्रोत रेत की बजरी को जमीन में खोदने दे तो ताज़ा रेत का एक विशाल जत्था तैयार होने में अधिक समय नहीं लगेगा। जैसे ही लिन युआन ने स्रोत रेत को फिर से विभिन्न आकृतियां बनाने का आदेश दिया, उसने महसूस किया कि यह पहले की तुलना में बहुत आसान था। लिन युआन पहले बजरी को नियंत्रित करने के लिए कुछ शारीरिक आंदोलनों का उपयोग कर रहा था, लेकिन अब जैसे ही लिन युआन के दिमाग में कोई विचार आता, बजरी उसके अवचेतन विचारों के अनुसार हिलना शुरू हो जाती। कुछ प्रयोग करने के बाद लिन युआन को अचानक एहसास हुआ कि स्रोत रेत पर उसका नियंत्रण सिर्फ आकार तक सीमित नहीं था। उसने देखा कि वह बजरी के घनत्व और प्रत्येक बजरी से आपसी दबाव को नियंत्रित कर सकता है। लिन युआन ने स्पिरिट पूल के किनारे एक निम्न श्रेणी के ऊर्जा अयस्क के चारों ओर लपेटने के लिए पीली रेत के एक समूह को नियंत्रित करने की कोशिश की। ठोस और सख्त निम्न श्रेणी के ऊर्जा अयस्क को स्रोत रेत से अलग की गई पीली रेत द्वारा आसानी से कुचल दिया गया था। इस खोज से लिन युआन बेहद खुश हुआ। फिर उसने ये देखना जारी रखा कि पीली रेत से कितना मजबूत दबाव पैदा किया जा सकता है। अंत में लिन युआन को एहसास हुआ कि दबाव और शक्ति सीधे तौर पर उसके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आध्यात्मिक शक्ति की मात्रा से संबंधित थे। उसी समय लिन युआन को एहसास हुआ कि जब वह पीली रेत को आकार बदलने का आदेश दे रहा था तो वह मूल रूप से आध्यात्मिक शक्ति की नगण्य मात्रा का उपयोग कर रही थी। केवल जब उसने वस्तुओं को कुचलने के लिए पीली रेत के बीच दबाव बढ़ाने की कोशिश की तो यह आध्यात्मिक शक्ति की एक छोटी मात्रा का उपयोग करेगी। लिन युआन की राय में विशेष कौशल रेत नियंत्रण ने वास्तव में उसे आध्यात्मिक शक्ति की खपत की एक बड़ी मात्रा को बचाने में मदद की। साथ ही इसने स्रोत रेत की लड़ाकू क्षमता को भी बढ़ाया। इसके अलावा रेत के दबाव और घनत्व में वृद्धि आंखों के लिए अदृश्य थी और इसे अप्रत्याशित बनाती थी। जहां भी पीली रेत पहुंचती वहां लिन युआन के नुकीले दांत होते। लिन युआन इस अंबर रंग के क्रिस्टल बटन को देखकर आश्चर्यचकित रह गया, जो किसी भी कलाकृति से अधिक उत्कृष्ट था। सोर्स टाइप सोर्स सैंड में कोई क्षमता नहीं हो सकती है, लेकिन सिर्फ यह एक विशेष कौशल ही इसे अन्य सोर्स टाइप जीवन रूपों के साथ समान रूप से मेल खाने के लिए पर्याप्त था। अगर गंभीरता से तुलना की जाए तो सोर्स सैंड बेहतर होगा। अगले 5 दिनों के लिए लिन युआन एक अलग अवस्था में चला गया जो एकांत की तरह था। वेन यू और लियू जी के साथ भोजन करने और 5 घंटे की नींद सुनिश्चित करने के अलावा लिन युआन बाकी समय सोर्स सैंड को बढ़ाने में बिताता था। 5 दिनों की मेहनत और किसी और चीज़ पर ध्यान न देने के बाद सोर्स सैंड को आखिरकार ब्रॉन्ज एक्स एपिक से ब्रॉन्ज एक्स लीजेंड में अपग्रेड किया गया। जिस क्षण सोर्स सैंड को एपिक से लीजेंड में अपग्रेड किया गया, बजरी के कण हवा में ऊपर उठने लगे। सोर्स सैंड के अंदर छिपे 2 विलपावर रून चमकने लगे। उस समय 2 इच्छाशक्ति रून वास्तव में स्रोत रेत के साथ मिलकर एक हो रहे थे। ये यिन यांग इच्छाशक्ति रून था जिसे लिन युआन ने सूर्य और चंद्रमा के उदय को देखते हुए समझा था, और असंख्य इच्छाशक्ति रून जिसे उसने ड्रैगन फीनिक्स लैंडस्केप काप के शरीर पर बदलते पहाड़ों को देखते हुए समझा था।
क्रिस्टल बटन के आकार का स्रोत रेत अंबर प्रकाश के साथ चमक रहा था। लिन युआन को ऐसा लग रहा था कि वह एक रहस्यमय पेंटिंग देख रहा है जो उजाड़ भूमि में मौजूद थी। सुंदर दृश्य सूर्य और चंद्रमा के अनगिनत चक्करों के कारण लगातार बदल रहा था। सूर्य और चंद्रमा के अंतिम चक्कर पर सुंदर पहाड़ बंजर खंडहर में बदल गए। हवा का झोंका आया जिसने पीली रेत को आसमान में उड़ा दिया। दो तरह के बदलावों से, चाहे वह सूर्य और चंद्रमा का घूमना हो या पहाड़ी नदी का बहना, वे सभी बजरी के रूप में समाप्त हो गए। फिर सभी बजरी को एम्बर रंग के क्रिस्टल बटन की एक छोटी कलाकृति में इकट्ठा किया गया जो बेहद खूबसूरत थी। जब सारी चमक क्रिस्टल बटन के आकार के सोर्स सैंड में इकट्ठी हुई तो पीली रेत ने सोर्स सैंड को ढक लिया। जब सोर्स सैंड फिर से प्रकट हुआ तो लिन युआन को एहसास हुआ कि क्रिस्टल बटन पहले से ही काफी अलग था। क्रिस्टल बटन उस रूप में वापस आ गया था जब लिन युआन ने इसे दबाया था। ये सरल और अलंकृत और बहुत ही विनम्र था। हालांकि सावधानीपूर्वक अवलोकन के बाद लिन युआन को एहसास हुआ कि साधारण दिखने वाले क्रिस्टल बटन के अंदर वास्तव में पीली रेत की एक दुनिया थी। लिन युआन ने जटिलता से सरलता शब्द के बारे में सुना था। ये कुछ ऐसा था जिसे लिन युआन ने कभी नहीं समझा था। लिन युआन ने देखा था कि कैसे स्रोत रेत अपनी प्रारंभिक अवस्था से विकसित होकर उत्कृष्ट बन गई। इस प्रकार जब यह अंततः एक काल्पनिक नस्ल में उन्नत हुई और फिर से अपनी मूल अवस्था में वापस आ गई तो इससे उसे जटिलता से सरलता का अर्थ समझने में मदद मिली। वास्तव में यह एक व्यक्ति के लिए भी ऐसा ही था। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान क्यों न हो, वह फिर भी नश्वर ही है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति को औसत दर्जे का नहीं रहना चाहिए। लिन युआन ने इस क्रिस्टल बटन के आकार की सोर्स सैंड को पकड़ रखा था जो अपनी उत्पत्ति को नहीं भूली थी। फिर उसने सोर्स सैंड की जांच करने के लिए ट्रू डेटा का इस्तेमाल किया जो पहले से ही कांस्य एक्स फैंटेसी आई था। फैंटेसी ब्रीड होने पर समझे जाने वाले दो विशेष कौशलों को देखने के बाद लिन युआन अपनी भौहें ऊपर उठाने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि सोर्स सैंड ने जिन दो विशेष कौशलों को समझा था वे परिवर्तन से संबंधित थे। हालांकि दोनों प्रकार के परिवर्तन पूरी तरह से अलग थे। वर्तमान में ब्रॉन्ज एक्स फैंटेसी आई सोर्स सैंड में 3 विशेष कौशल हैं। पहले विशेष कौशल सैंड कंट्रोल के अलावा अन्य 2 विशेष कौशल मेटल कंज्यूम मैनिफेस्टेशन और ग्रेवल स्पिरिट एक्सेप्टेंस थे। मेटल कंज्यूम मैनिफेस्टेशन और ग्रेवल स्पिरिट एक्सेप्टेंस 2 विशेष कौशल थे जो सोर्स सैंड ने फैंटेसी ब्रीड में अपग्रेड करते समय प्राप्त किए थे। लिन युआन को लगा कि ये विशेष कौशल वास्तव में उनके द्वारा विरासत में प्राप्त विल पावर रून्स के योग्य थे। चाहे वह मेटल कंज्यूम मैनिफेस्टेशन हो या ग्रेवल स्पिरिट एक्सेप्टेंस, दोनों में परिवर्तन की अत्यधिक विशेषताएं थीं। जब लिन युआन ने धातु उपभोग अभिव्यक्ति नामक विशेष कौशल को देखा तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। इसने स्रोत रेत को एक प्रकार की धातु का उपभोग करने और धातु की विशेषताओं का एक हिस्सा प्राप्त करने की अनुमति दी। वास्तव में युद्ध के दौरान सोर्स सैंड उसी प्रकार की धातु को जल्दी से संघनित कर सकता था जिसे उसने खाया था और आक्रमण, बचाव या नियंत्रण के लिए एक विशिष्ट आकार में बना सकता था। सोर्स सैंड द्वारा उपभोग की जाने वाली धातु की मात्रा सोर्स सैंड के ग्रेड द्वारा निर्धारित की जाएगी। इस विशेष कौशल ने सोर्स सैंड की युद्ध शैली को तुरंत गुणात्मक रूप से बदलने की अनुमति दी। सोर्स सैंड वास्तव में पीली रेत का एक ढेर था और भले ही इसकी हमला करने की शक्ति मजबूत थी, फिर भी यह सीमित थी। हालांकि विशिष्ट कौशल मेटल कंज्यूम मैनिफेस्टेशन ने इसे बजरी के समुद्र के भीतर एक तेज तलवार को छिपाने से अलग नहीं बनाया जिसे किसी भी समय लहराया जा सकता था। कुछ विचार विमर्श के बाद लिन युआन ने निर्णय लिया कि स्रोत रेत धातु उपभोग अभिव्यक्ति का उपयोग करके कांस्य फेरोमैंगनीज, एक धात्विक आध्यात्मिक घटक जिसे मैंगनीज अयस्क से परिष्कृत किया गया था, का उपभोग करेगा। धातु उपभोग अभिव्यक्ति का उपयोग करके उपभोग की गई धातु एक निश्चित धातु प्रकार निर्दिष्ट किए जाने के बाद बदलने में सक्षम थी। इसके विपरीत स्रोत रेत द्वारा उपभोग की गई धातु को लिन युआन के आदेश के साथ किसी भी समय बदला जा सकता था। स्रोत रेत अब केवल कांस्य एक्स फैंटेसी आई थी, इसलिए कांस्य फेरोमैंगनीज निश्चित रूप से इस समय स्रोत रेत के लिए सबसे उपयुक्त था। फेरोमैंगनीज की विशेषताएं बहुत सरल थीं, कठोरता और तीक्ष्णता। फेरोमैंगनीज की सतह चिकनी नहीं थी और उसमें बहुत सारे दांतेदार किनारे थे। अगर दांतेदार सतह दुश्मन की त्वचा पर रगड़ी जाती तो ये गंभीर क्षति पहुंचाने में सक्षम होती और एक तेज फाइल की तरह काम करती। अगर दांतेदार किनारे दुश्मन की त्वचा में चुभ जाते तो ये बस खून छोड़ने वाली एक तेज वस्तु होती। सोर्स सैंड खुद को बजरी में बदल सकता था, लेकिन वे बस जमीन पर मिट्टी और चट्टानों से बने थे। ब्रॉन्ज एक्स फैंटेसी आई सोर्स सैंड अभी भी अत्यधिक सघन रेत का उपयोग करके जमीन में गहरी खुदाई करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं था ताकि लड़ाई के दौरान कठोर चट्टानों को तोड़कर बड़ी मात्रा में कठोर बजरी का उत्पादन किया जा सके। लेकिन अगर सोर्स सैंड के मेटल कंज्यूम मैनिफेस्टेशन के लिए फेरोमैंगनीज को चुना जाता है तो ये बजरी की मजबूती को तुरंत बढ़ा देगा और अधिक बजरी बनाने की क्षमता भी बढ़ाएगा। इसके अलावा ये सोर्स सैंड की बजरी को एक तेज सतह देने की अनुमति देगा।
कांस्य आध्यात्मिक घटक के रूप में फेरोमैंगनीज को नीलामी से दुर्लभ जीवन रूप मंडप में खरीदा जा सकता था। इसलिए लिन युआन ने तुरंत स्टार वेब के दुर्लभ जीवन रूप मंडप से फेरोमैंगनीज की एक बड़ी आपूर्ति खरीदी। उसी समय उन्होंने जोल जियाक्सन से निम्न श्रेणी के ऊर्जा अयस्कों की एक और बड़ी आपूर्ति का आदेश दिया। इस बार लिन युआन ने बहुत कम ग्रेड ऊर्जा अयस्क खरीदे और उन्हें कई सिल्वरफे स्टोरेज बॉक्स में संग्रहित किया। फिर उसने उन्हें स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में रख दिया। उन्हें बहुत लंबे समय तक चलना चाहिए। लिन युआन ने फिर फेरोमैंगनीज निकाला। फेरोमैंगनीज के टुकड़े गहरे नीले रंग के थे और उनमें धातु जैसी चमक थी जो मैंगनीज अयस्कों में नहीं होती। फेरोमैंगनीज की गुणवत्ता भी बहुत सख्त थी। लिन युआन ने तुरंत सोर्स सैंड को फेरोमैंगनीज खाने की अनुमति दे दी जो उसने अभी अभी प्राप्त किया था। जब सोर्स सैंड फेरोमैंगनीज खा रहा था, लिन युआन लगातार सोर्स सैंड में हो रहे बदलावों को देख रहा था। उसने महसूस किया कि सोर्स सैंड में कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं हुआ था। हालांकि सोर्स सैंड की कठोरता लगातार बढ़ रही थी। इसके अलावा जब लिन युआन ने रेत के ढेर को मुट्ठी में दबाया तो उसे पहले से ही महसूस हो रहा था कि रेत नुकीली कीलों जैसी है और छूने पर दर्दनाक है। वह जानता था कि फेरोमैंगनीज की धातु विशेषताएं स्रोत रेत में स्थानांतरित हो गई थीं। लिन युआन ने फेरोमैंगनीज की एक बड़ी मात्रा खरीदी थी, लेकिन उसने अभी भी सोर्स सैंड के मेटल कंज्यूम मैनिफेस्टेशन और उसके द्वारा उपभोग की जा सकने वाली फेरोमैंगनीज की मात्रा को कम करके आंका था। लिन युआन ने करीब 8000 कैरेट फेरोमैंगनीज खरीदा था, लेकिन अब 300 कैरेट से भी कम बचा था। सोर्स सैंड द्वारा मेटल कंज्यूम मैनिफेस्टेशन के साथ फेरोमैंगनीज को भस्म करने के बाद लिन युआन ने युद्ध के दौरान अपने इच्छित फेरोमैंगनीज के आकार पर सावधानीपूर्वक विचार किया। फेरोमैंगनीज का रूप और आकार ऐसा कुछ नहीं था जिसे लिन युआन युद्ध के दौरान सीधे बदल सकता था। फेरोमैंगनीज की कठोरता के कारण यदि लिन युआन युद्ध के दौरान रूपों को बदलना चाहता था तो सोर्स सैंड को फेरोमैंगनीज को परिष्कृत करना होगा और उन्हें पसंद के हथियार में बदलना होगा। यह अज्ञात था कि लिन युआन को कितनी आध्यात्मिक शक्ति की आपूर्ति की आवश्यकता होगी। इस प्रकार लिन युआन को फेरोमैंगनीज से आवश्यक हथियारों के रूपों और आकारों को संक्षिप्त करना था और स्रोत रेत को इसे याद करने की अनुमति देनी थी। तब तक लिन युआन को केवल युद्ध में आदेश देना था और स्रोत रेत उस हथियार का आकार बनाने में सक्षम होगी जिसे उसने पहले ही याद कर लिया था। क्योंकि स्रोत रेत केवल एक हथियार रूप को ही याद रख सकती थी, लिन युआन को सतर्क रहना पड़ा। वहां हर तरह के हथियार थे। बचाव के लिए ढाल का इस्तेमाल किया जा सकता था, जबकि नुकसान के लिए तेज तलवार का इस्तेमाल किया जा सकता था। नियंत्रण के लिए जंजीर या चाबुक का इस्तेमाल किया जाता था। चाहे वह ढाल हो, तलवार हो, जंजीर हो या चाबुक हो, उनके प्रभाव बहुत सरल थे। लेकिन लिन युआन एक तेज तर्रार व्यक्ति था और उसने जल्दी से एक समाधान सोच लिया। समाधान था एक जंजीर ब्लेड। चेन ब्लेड में तलवार और चेन के फायदे शामिल थे जो हमले और नियंत्रण को एक साथ जोड़ते थे। साथ ही लिन युआन ने ब्लेड के शरीर को चौड़ा बनाया जिससे इसे ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। लिन युआन का डिज़ाइन सोर्स सैंड के मेटल कंज्यूम मैनिफेस्टेशन द्वारा बनाए गए हथियार की लड़ाकू क्षमताओं को कम नहीं करेगा। इसके विपरीत फेरोमैंगनीज की अनियमित सतह ने चेन ब्लेड के शरीर को एक विशाल फाइल बनने की अनुमति दी। एक बार चेन ब्लेड लक्ष्य के चारों ओर लपेटा गया तो ब्लेड को कटने की जरूरत नहीं थी, उसे केवल लक्ष्य के खिलाफ रगड़ना था ताकि मांस की एक परत अलग हो जाए। एक ही समय में यदि कई चेन ब्लेड का उपयोग किया जाता है तो मोटे शरीर के चौराहे से एक विशाल धातु का कारागार बन जाएगा। लक्ष्य फंस जाएगा और एक बार लक्ष्य को नियंत्रित करने के बाद स्रोत रेत धातु के कारागार के साथ लक्ष्य को जमीन में गहराई तक दफन कर सकती है। स्रोत रेत तब दबाव और घनत्व का उपयोग करके लक्ष्य को भूमिगत रूप से दम घोंटकर मार सकती है। निर्णय लेने के बाद लिन युआन ने अपने दिमाग में मौजूद चेन ब्लेड के अनोखे डिजाइन को सोर्स सैंड तक पहुंचाया। इसके बाद सोर्स सैंड अपनी क्रिस्टल बटन अवस्था में वापस आ गया। मेटल कंज्यूम मैनिफेस्टेशन के साथ चेन ब्लेड बनाने के लिए सोर्स सैंड को एक मेमोराइजेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा। फिर जैसे ही लिन युआन ने आदेश दिया और इसे चेन ब्लेड में बदल दिया, ये पीली रेत से उच्च शुद्धता वाले फेरोमैंगनीज का उत्पादन करने में सक्षम हो जाएगा। युआन पहले सोर्स सैंड को उच्च श्रेणी की धातु का उपभोग करने देना चाहता था। भले ही सोर्स सैंड केवल उच्च श्रेणी की धातु की एक छोटी मात्रा का उपभोग कर सके, लेकिन इसका विस्फोट क्षति आउटपुट बहुत अच्छा होगा। हालांकि कुछ विचार विमर्श के बाद लिन युआन ने इस पर विचार करना छोड़ दिया। चाहे वह सिल्वर फैंटेसी चाइमी हो या गोल्ड लीजेंड एसिड कोरोजन क्वीन भी, उनके पास भयानक विलक्षण विस्फोट शक्ति थी। लिन युआन को अपने आप में अत्यधिक शक्तिशाली बर्स्ट डैमेज पैदा करने के लिए सोर्स सैंड की आवश्यकता नहीं थी। इसके विपरीत अब जब सोर्स सैंड ने फेरोमैंगनीज को खा लिया तो इसने लिन युआन को बहुत अधिक समग्र शक्ति प्रदान की। सोर्स सैंड के दूसरे विशेष कौशल को देखते हुए लिन युआन पहले से ही अत्यधिक संतुष्ट था। हालांकि जब लिन युआन ने तीसरा विशेष कौशल देखा तो उसे लगा कि सोर्स सैंड वास्तव में 2 विल पावर रून से जो कुछ भी समझ में आया उसके मामले में बहुत सीधा था।
दो प्रकार के परिवर्तन में से एक जीवन से संबंधित था जबकि दूसरा नहीं था। तीसरा विशेष कौशल, ग्रेवल स्पिरिट एक्सेप्टेंस, सोर्स सैंड को एक प्रकार के फी या आयामी जीवन रूप का उपभोग करने की अनुमति देता है। सोर्स सैंड किस प्रकार के फी और आयामी जीवन रूप का उपभोग कर सकता है, यह ऊर्जा और आनुवंशिक मॉडल की जटिलता से निर्धारित होगा। इसने लिन युआन को ध्यान से विचार करने के लिए मजबूर किया कि क्या वह स्रोत रेत को अधिक प्रकार के परियों का उपभोग करने देना चाहता था और रेत के भीतर एक छोटी सेना बनाना चाहता था, या सिर्फ एक ही प्रकार के परियों का उपभोग करना चाहता था जिससे उस एकल इकाई को बजरी आत्मा स्वीकृति कौशल की सीमाओं तक पहुंचने की अनुमति मिल सके। अंततः लिन युआन ने पहला विचार छोड़ दिया। कुछ प्रयोगों के बाद लिन युआन को एहसास हुआ कि यदि वह ग्रेवल स्पिरिट एक्सेप्टेंस कौशल को कक्षा एक आयामी जीवन रूपों का उपभोग करने की अनुमति देता है तो विभिन्न आनुवंशिक मॉडल के कारण स्रोत रेत में केवल 10 से 25 या जीवन रूप ही हो सकते हैं। यदि स्रोत रेत में इतने सारे वर्ग एक आयामी जीवन रूप होते तो इसकी ताकत कांस्य फे की समान संख्या के बराबर होती। ऐसी समग्र शक्ति होना वास्तव में लिन युआन के लिए उपयोगी नहीं था। ये वास्तव में फूलों के समुद्र से कमतर था जो लाल कांटा पैदा कर सकता था। लिन युआन ने महसूस किया कि यदि स्रोत रेत ने रसातल आयामी दरार से कक्षा 2 हॉर्न दानव को खा लिया तो ये बजरी आत्मा स्वीकृति कौशल की सीमा होगी। इसके अलावा ये क्लास 2 हॉर्न डेमन एक सर्वांगीण इकाई थी और इसमें सिल्वर एक्स फे की ताकत थी। हालांकि यह अभी भी अर्थहीन था, लिन युआन क्लास 2 हॉर्न डेमन को छोड़ने के लिए अनिच्छुक नहीं था। लिन युआन के पत्ते के आकार के फी स्टोरेज बॉक्स में सभी तरह के आयामी जीवन रूप लाशें थीं। जैसे ही लिन युआन उन्हें देख रहा था उसने अचानक एक आयामी जीवन रूप देखा जिसे उसने खुद मारा था। ये क्लास 3 एलियन कीट हॉट पेनेट्रेटिंग आयरनलाइन था। बजरी आत्मा स्वीकृति कौशल की सीमा उस फी या जीवन रूप की ऊर्जा और आनुवंशिक मॉडल की जटिलता द्वारा निर्धारित की गई थी। यदि सबसे सरल आनुवंशिक मॉडल वाला कोई आयामी जीवन रूप था तो वह निश्चित रूप से हॉट पेनेट्रेटिंग आयरनलाइन होगा। हॉट पेनेट्रेटिंग आयरनलाइन का जेनेटिक मॉडल भले ही सरल हो, लेकिन ये क्लास 3 का एलियन कीट था जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। खुद को छिपाने की इसकी अत्यधिक क्षमता के अलावा इसमें भयानक भेदन शक्ति भी थी। अगर लिन युआन ने सोर्स सैंड को रेत के समुद्र में बदल दिया तो हॉट पेनेट्रेटिंग आयरनलाइन के लिए यह अपनी मर्जी से छिपने के लिए पर्याप्त होगा। पीले रंग का हर पैच छिपने के लिए सबसे अच्छी जगह थी और यह हॉट पेनेट्रेटिंग आयरनलाइन को आसानी से छिपकर हमला करने की अनुमति देगा, बिल्कुल एक अदृश्य हत्यारे की तरह। हालांकि लिन युआन के दिमाग में हॉट पेनेट्रेटिंग आयरनलाइन का सबसे अच्छा हमला तरीका लक्ष्य के रेत के समुद्र में डूबने का इंतजार करना था। एक बार जब लक्ष्य रेत के समुद्र से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था तो हॉट पेनेट्रेटिंग आयरनलाइन दिल को भेदने और मारने का मौका पा सकती थी। यदि चेन ब्लेड ने जेल बना दिया और लक्ष्य को भूमिगत दफना दिया तो हॉट पेनेट्रेटिंग आयरनलाइन आसानी से एक घातक हमले के साथ पूरक हो सकती है। ये वास्तव में एक छुपा हुआ और अदृश्य हत्यारा था जो रेत के समुद्र में बिना किसी आवाज के लोगों की जान ले सकता था। लिन युआन ने पत्ती के आकार के फे स्टोरेज बॉक्स से हॉट पेनेट्रेटिंग आयरनलाइन को बाहर निकाला जो गोल्डाइट नॉर्मल फे के बराबर था। फिर उसने सोर्स सैंड को अपने विशेष कौशल ग्रेवल स्पिरिट एक्सेप्टेंस का उपयोग करने का आदेश दिया। लिन युआन ने पाया कि यह हॉट पेनेट्रेटिंग आयरनलाइन जो गोल्डाइट नॉर्मल फे के बराबर थी वास्तव में ग्रेवल स्पिरिट एक्सेप्टेंस कौशल की सीमा तक नहीं पहुंच पाए। कुछ प्रयोगों के माध्यम से लिन युआन ने पाया कि ब्रॉन्ज एक्स फैंटेसी आई सोर्स सैंड अपने ग्रेवल स्पिरिट एक्सेप्टेंस कौशल के साथ हॉट पेनेट्रेटिंग आयरनलाइन को स्वीकार कर सकता है जो गोल्ड 3 एलीट के बराबर था। लिन युआन क्लास 3 हॉट पेनेट्रेटिंग आयरनलाइन जेनेटिक मॉडल पर विलाप करने से खुद को नहीं रोक पाया क्योंकि यह बहुत सरल था। हालांकि ये ग्रेवल स्पिरिट एक्सेप्टेंस कौशल के लिए वास्तव में उपयोगी था। ग्रेवल स्पिरिट एक्सेप्टेंस स्किल द्वारा हॉट पेनेट्रेटिंग आयरनलाइन को भस्म करने के बाद भी बाद वाले को प्रतिस्थापित किया जा सकता था। लेकिन अब सोर्स सैंड पहले से ही हाइबरनेशन अवस्था में था। ये मेटल कंज्यूम मैनिफेस्टेशन स्किल के लिए चेन ब्लेड फॉर्म को याद कर रहा था, साथ ही हॉट पेनेट्रेटिंग आयरनलाइन जिसमें अब ग्रेवल स्पिरिट एक्सेप्टेंस स्किल के लिए गोल्ड 3 एलीट फे की ताकत थी। चूंकि स्रोत रेत को हृदय भेदक आयरनलाइन बनाने के लिए पुनर्व्यवस्था करनी थी, इसलिए उसे कुछ घंटों के लिए गहन शीत निद्रा में रहना पड़ा। उस क्षण स्रोत रेत ने अंततः अपनी असली ताकत प्रकट की जब वह अपने चरम पर थी। फे नाम स्रोत रेत एम्बर बटन। फी प्रजाति मौलिक रेत। फे ग्रेड कांस्य 10/10। फे टाइप स्रोत। फे क्वालिटी फैंटेसी आई। विशिष्ट कौशल रेत नियंत्रण। स्रोत रेत की ओर ठेकेदार के नियंत्रण को बढ़ाएं और स्रोत रेत को नियंत्रित करते समय आध्यात्मिक शक्ति की खपत को भी कम करें। धातु उपभोग अभिव्यक्ति। स्रोत रेत में एक प्रकार की धातु का उपभोग करें और स्रोत रेत को उस धातु की विशेषताओं को प्राप्त करने दें जो उपभोग की गई थी। उसी समय स्रोत रेत बजरी के भीतर धातु को तेजी से संघनित कर सकती है जिससे एक निर्दिष्ट रूप बनता है। फेरोमैंगनीज चेन ब्लेड। ग्रेवल स्पिरिट स्वीकृति। स्रोत रेत एक प्रकार के फी या आयामी जीवन रूप का उपभोग कर सकती है।
उपभोग जीवन रूप की ऊर्जा और आनुवंशिक मॉडल जटिलता द्वारा निर्धारित किया जाएगा। क्लास 3 एलियन कीट हॉट पेनेट्रेटिंग आयरन लाइन स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल को संघनित करने के लिए मोबियस के स्पिरिट क्यूई कंडेंसेशन के बिना लिन युआन को संभवतः सोर्स सैंड को कांस्य एक्स फैंटेसी आई से सिल्वर आई फैंटेसी आई तक बढ़ाने के लिए 1 और महीने के एकांतवास में जाना पड़ता। आत्मा क्यू संक्षेपण के लिए धन्यवाद। लिन युआन को अब पूरा महीना बर्बाद नहीं करना पड़ा। वर्तमान में लिन युआन का कीमती समय उसकी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लिन युआन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अपने युद्ध कौशल और आत्मा क्यूई पेशेवर रैंक को बढ़ाना था। तब वह रेडियंस 100 सीक्वेंस में जगह बनाने में सक्षम होगा। मोबियस के स्पिरिट क्यूई संघनन द्वारा संघनित एक एकल स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल सोर्स सैंड को कांस्य एक्स से रजत आई में उन्नत करने के लिए पर्याप्त था। प्रथम स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल बनने में अभी 2 दिन बाकी थे। अपने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद लिन युआन ने अच्छी तरह से स्नान किया और वेन यू और लियू जी के साथ शानदार डिनर करने के लिए अपने कमरे से बाहर निकल गया। जब तीनों ने डिनर खत्म किया तो उन्होंने एक अनौपचारिक बातचीत की और रेडियंस फेडरेशन में एक लोकप्रिय खेल फे बैटल शतरंज खेलना शुरू कर दिया। जिस समय लिन युआन एकांत में था उस दौरान वेन यू और लियू जी भी अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए थे। वेन यू अपनी क्रिएशन मास्टर क्षमता को बढ़ा रही थी, उम्मीद कर रही थी कि वह लिन युआन की बेहतर मदद कर सकेगी। कीट रानी को तूफान उल्लू कीट के आनुवंशिक मॉडल को खाने और एम्बेड करने की अनुमति देने के बाद लियू जी की कीट रानी ने अपनी प्लेटिनम क्षमता हासिल कर ली। पिछले 5 दिनों के दौरान लियू जी अपनी क्षमता संयोजन और रणनीति को सही करने के लिए स्टार वेब पर बाय हाउ के साथ प्रशिक्षण ले रहे थे। लियू जी अन्य स्पिरिट क्यूई पेशेवरों की तरह नहीं थे जिन्हें केवल कुछ फे को नियंत्रित करना था। वह एक कमांडर की तरह था और उसे कीटों की 5 अलग अलग प्रजातियों को नियंत्रित करना था जिससे एक कीट सेना बनती थी। इसलिए उसकी रणनीति बहुत विस्तृत होनी चाहिए थी। लियू जी को यह भी उम्मीद थी कि मजबूत बनकर वह लिन युआन की बेहतर सुरक्षा कर सकेगा। रात काफ़ी हो चुकी थी। पिछले कुछ दिनों से एकांतवास में लिन युआन ने सोर्स सैंड को बढ़ाने के दौरान तनाव की स्थिति बनाए रखी थी। इसलिए उसे अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए वास्तव में अच्छी नींद की आवश्यकता थी। हालांकि लिन युआन को आराम करने की कोई जल्दी नहीं थी और इसके बजाय उसने स्टार वेब में लॉग इन किया। वह दूसरे सेलेस्टियल स्टेयरवे के प्रमोशन द्वंद्व युद्ध की तैयारी कर रहा था। लिन युआन ने ब्लैक के रूप में स्टार वेब में लॉग इन किया तो उसे अचानक याद आया कि मछली टैंक बनाने के लिए जेड टेक्सचर्ड लाल चंदन के उस बड़े बैच का उपयोग किए हुए 8 दिन बीत चुके थे। पिछले समझौते के अनुसार क्लास 4 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन मछली टैंक को उस पते पर पहुंचाएगा जो लिन युआन ने पहले बताया था। लिन युआन के स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के भीतर स्पिरिट पूल का आकार करीब 20 वर्ग मीटर था और इसे विशाल नहीं माना जाता था। 3 ड्रैगन फीनिक्स लैंडस्केप कार्प्स की शरीर की लंबाई 1 मीटर थी और पूंछ के पंख भी लगभग 1 मीटर के थे। जब उन्हें स्पिरिट पूल में रखा गया तो वे पहले से ही एलीट 5 फॉर्चून रांचेस के बड़े समूह को प्रभावित कर चुके थे जो कांस्य की ओर बढ़ रहे थे। ब्लैकी के लिए, जो काफ़ी जीवंत और ऊर्जावान था, जब भी उसके पास कुछ नहीं होता था तो वह हमेशा 3 ड्रैगन फीनिक्स लैंडस्केप कार्प्स के साथ परेशानी की तलाश में रहता था। इसने स्पिरिट पूल के भीतर कई हलचलें पैदा की। ड्रैगन प्रजाति के वंश को जगाने वाले फे की क्षेत्रीय इच्छा हमेशा आक्रामक रही है। अगर ड्रैगन फीनिक्स लैंडस्केप कार्प्स का शांतिपूर्ण स्वभाव उन्हें अन्य फे के साथ स्वाभाविक रूप से दोस्ताना नहीं बनाता, साथ ही ब्लैकी को पता था कि लिन युआन ने 3 कांस्य एक्स एपिक ड्रैगन फीनिक्स लैंडस्केप कार्प्स को वहां रखा है, तो ब्लैकी ने पहले ही उन पर हमला कर दिया होता। हालांकि ब्लैकी शायद 3 कांस्य एक्स एपिक ड्रैगन फीनिक्स लैंडस्केप कार्प्स के लिए एक मैच नहीं हो सकता है। आखिरकार उनके शारीरिक आकार काफ़ी अलग थे। इसके अलावा ब्लैकी एक स्पिरिट गैदर गोल्डफिश, एक सहायक प्रकार का फे था और उसके पास ज़्यादा लड़ाकू क्षमताएं नहीं थीं। फिर भी क्षेत्रीय वृत्ति एक तरह का गर्व था जो ड्रैगन प्रजाति के फे की हड्डियों में उकेरा गया था। ये कुछ ऐसा था जिसे वे अपने जीवन का उपयोग करके बचा सकते थे। इस अवधि के दौरान लिन युआन लगातार ब्लैकी को शांत करने में लगा हुआ था। लेकिन लाल चंदन की मछली के टैंक को वितरित किए जाने के बाद 3 ड्रैगन फीनिक्स लैंडस्केप कार्प स्पिरिट पूल को छोड़ने में सक्षम होंगे और मछली के टैंक में पोषित होंगे जो हवेली के लिए पृष्ठभूमि सजावट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। तब तक ड्रैगन फीनिक्स लैंडस्केप कार्प्स को श्रेष्ठ शुभ व्यक्तियों के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और उनके द्वारा समझे गए विशेष कौशल प्लेस ऑफ लाइफ इस हवेली में पौधों को मुरझाने से रोकने और पानी को जमने से रोकने में भी सक्षम होंगे। ये हवेली में सभी जीवित चीज़ों को सबसे आरामदायक वातावरण में रहने की अनुमति देगा और बीमारियों को दूर रखेगा। लिन युआन अब स्टार टॉवर पर था और जैसे ही वह सेलेस्टियल सीढ़ी के लिए दूसरे प्रमोशन द्वंद्व में भाग लेने की तैयारी कर रहा था, उसने देखा कि उसके व्यक्तिगत सूचना बॉक्स में 1 दर्जन से अधिक अपठित संदेश थे। इससे पहले लिन युआन ने ब्लैक की अधिसूचना सेटिंग को सभी संदेशों को अस्वीकार करने के लिए सेट किया था ताकि उसे अजनबियों से कोई संदेश न मिले। ब्लैक की मित्र सूची में केवल तियान निंगिंग शामिल थी।
इसलिए इसका मतलब था कि ये सभी संदेश तियान निंगिंग द्वारा ही भेजे गए थे। ये वह क्षण था जब लिन युआन को आखिरकार स्टार वेब की रिपोर्टर तियान निंगनिंग की याद आई, जो उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। लिन युआन वास्तव में तियान निंगनिंग को भूला नहीं था, लेकिन पिछले 5 दिनों के एकांतवास के दौरान उसके पास किसी और चीज़ के बारे में सोचने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं था। लिन युआन मूल रूप से अपने दूसरे प्रमोशन द्वंद्व को समाप्त करने के बाद तियान निंगनिंग की तलाश करने की योजना बना रहा था। लेकिन ये देखते हुए कि तियान निंगनिंग ने उसे पहले ही बहुत सारे संदेश भेजे थे, लिन युआन ने अधिसूचना बॉक्स खोला और संदेशों की जांच की। शुरुआत में तियान निंगनिंग ने अपने द्वंद्व रिकॉर्ड का एक लेख भेजा था। उसके बाद तियान निंगनिंग ने ये पूछने के लिए एक संदेश भेजा कि क्या लिन युआन आसपास है या लेख पर उसकी कोई राय है। तियान निंगनिंग के रवैये से लिन युआन को लगा कि वह वास्तव में उसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्टर बनना चाहती थी। फिर उसने द्वंद्व रिकॉर्ड लेख खोला और उसे ध्यान से पढ़ा। द्वंद्व रिकॉर्ड लेख को लंबा नहीं माना गया था, लेकिन लिन युआन ने इसे कुछ मिनटों के लिए पढ़ा। जब तियान निंगनिंग के द्वंद्व रिकॉर्ड लेख की तुलना अन्य स्टार वेब रिपोर्टरों के लेखों से की गई, जिनमें बहुत सारे फिनिशर टच जोड़े गए थे, तो उनका लेख बहुत नीरस था। फिर भी उनका लेख अधिक निष्पक्ष और यथार्थवादी था। तियान निंगनिंग ने ब्लैक की जगह खड़े होकर पूरे द्वंद्वयुद्ध के तथ्य बताए। इसके अलावा द्वंद्वयुद्ध के बारे में तियान निंगनिंग के विश्लेषण के कई बिंदुओं ने लिन युआन को चकित कर दिया। द्वंद्वयुद्ध के दौरान लिन युआन ने जो कुछ भी समझा और सीखा था, तियान निंगनिंग ने उन सभी को इंगित करने में भी सक्षम थी। ये स्पष्ट था कि तियान निंगनिंग को स्पिरिट क्यूई पेशेवरों के बीच द्वंद्वयुद्ध के बारे में अपनी समझ थी। उसने द्वंद्वयुद्ध में सभी तथ्यों को बिना किसी विवरण को छोड़े सटीक रूप से रिपोर्ट किया। तथ्यों की खोज एक ऐसी रिपोर्टिंग शैली थी जिसकी लिन युआन ने वास्तव में सराहना की, इसलिए उन्होंने तुरंत जवाब भेजा। ब्लैक, आपका द्वंद्व रिकॉर्ड लेख काफ़ी अच्छा है। यदि आप अभी भी मेरे समाचारों के बारे में लिखने और द्वंद्व रिकॉर्ड पर रिपोर्ट करने के लिए इस तरह के तथ्यात्मक दृष्टिकोण का उपयोग कर सकते हैं, तो आप मेरे अनन्य रिपोर्टर बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम एक अच्छा सहयोग कर सकते हैं। जब तियान निंगनिंग द्वंद्व रिकॉर्ड पर रिपोर्ट लिख रही थी, तो वह बहुत आशंकित थी। ये तब और भी अधिक आशंकित हो गया था जब उसने ब्लैक को लेख भेजा था। आशंकित भावना और भी बदतर हो गई थी। चूंकि उसे ब्लैक से कोई जवाब नहीं मिला था, इसलिए वह पिछले कुछ दिनों से बेहद निराश मूड में थी। यह एक ऐसा मौका था जिसके लिए तियान निंगनिंग ने विनती की थी, इसलिए वह खुद को थोड़ा दोषी मानने से नहीं रोक पाए। वह सोच रही थी कि उसने इस द्वंद्वयुद्ध की रिपोर्ट करने के लिए इस तरह के तथ्यात्मक तरीके का उपयोग करने पर जोर क्यों दिया, जिससे वह मौका बर्बाद हो गया जिसे उसने बड़ी मेहनत से हासिल किया था। हालांकि उसे राहत भी महसूस हुई क्योंकि द्वंद्वयुद्ध पर उसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट को उसके लिए औचित्य माना गया। जब तियान निंगनिंग ने इस द्वंद्वयुद्ध पर रिपोर्ट करने के लिए इतनी तथ्यात्मक और यथार्थवादी शैली का इस्तेमाल किया, तो वह मानसिक रूप से खुद को सांत्वना दे रही थी। स्टार वेब के विशेष स्तंभकार के रूप में तियान निंगनिंग हमेशा अपनी जिद पर अड़ी रहती थी। जब ब्लैक ने मिलस्टोन टाउन के बाहर कीटों के आक्रमण को रोकने के लिए किस तरह से डटे रहने की कल्पना की, तो तियान निंगनिंग के दिमाग में एक युवा नायक की छवि उभरी जो संकट को हल करने की कोशिश कर रहा था। वह दिखावटी लेखन के साथ युवा के कारनामों को कलंकित करना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन भले ही तियान निंगनिंग ऐसा सोच रही थी, फिर भी वह शांत नहीं रह सकी। वह लगातार सोच रही थी कि ब्लैक ने जवाब क्यों नहीं दिया। वास्तव में तियान निंगनिंग लगातार जीत की रैंकिंग में ब्लैक की रैंकिंग की जांच करने के लिए रोजाना बार बार स्टार वेब पर लॉग इन करती थी, ताकि पता चल सके कि कोई बदलाव हुआ है या नहीं। पिछले कुछ दिनों में तियान निंगनिंग ने कुछ और नहीं किया था और वह स्टार वेब में डूबी हुई थी। इन 5 दिनों में तियान निंगनिंग पहले से कहीं ज्यादा थकी हुई लग रही थी। अचानक तियान निंगनिंग को एहसास हुआ कि लापता ब्लैक ने वास्तव में उसके संदेश का जवाब दिया था। जब तियान निंगनिंग ने अधिसूचना देखी, तो उसने अपनी आंखें रगड़ी क्योंकि उसे डर था कि उसने इसे गलत तरीके से देखा है। ये वह संदेश था जिसका वह इतने समय से इंतजार कर रही थी, लेकिन जब ब्लैक ने वास्तव में उसे जवाब दिया, तो उसके पास वास्तव में संदेश खोलने की हिम्मत नहीं थी। तियान निंगनिंग ब्लैक की अस्वीकृति देखकर डर गई। जब तियान निंगनिंग ने ब्लैक का संदेश खोलने का साहस जुटाया, तो उसकी नाक दुखने लगी और आंखें नम हो गईं। ब्लैक ने मुझे अपना एक्सक्लूसिव रिपोर्टर बनने की अनुमति दे दी। यह विचार तियान निंगनिंग के दिमाग में गूंज रहा था। वह ब्लैक की एक्सक्लूसिव रिपोर्टर बनने के लिए वाकई आभारी और उत्साहित थी, लेकिन जिस बात ने तियान निंगनिंग को छुआ वह ये था कि ब्लैक ने ड्यूल रिकॉर्ड पर उसकी तथ्यात्मक लेखन शैली को कैसे स्वीकार किया। काले कपड़े पहने और दृढ़ निश्चयी आंखों वाले चांदी के मुखौटे वाले चमकते युवक की वह छवि अब अधिक यथार्थवादी और सजीव लग रही थी। ब्लैक का जवाब काफ़ी देर तक पढ़ने के बाद अंततः जवाब देते समय तियान निंगनिंग कांप उठी। तियान निंगनिंग, धन्यवाद। इस समय लिन युआन पहले से ही अपने दूसरे प्रमोशन द्वंद्वयुद्ध के लिए एक प्रतिद्वंद्वी के साथ मैच होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने मैच होने का फैसला किया, उसे तुरंत एक प्रतिद्वंद्वी के साथ जोड़ा गया।
सेलेस्टियल स्टेयरवे के लिए प्रमोशन द्वंद्व युद्ध एक जल निकासी विभाजन की तरह थे। स्टार टॉवर द्वंद्ववादियों को ऊपरी और निचले ब्रैकेट में क्रमबद्ध किया गया था। सेलेस्टियल स्टेयरवे के प्रमोशन द्वंद्व युद्ध की कठिनाई प्रमोशन द्वंद्व युद्ध में फंसे द्वंद्ववादियों की संख्या से निर्धारित होगी। यहाँ तक कि उन द्वंद्ववादियों के लिए भी जो भाग्य से मुश्किल से सेलेस्टियल सीढ़ी तक पहुँचने में सक्षम थे, स्टार टॉवर नियम के कारण उन्हें एक निश्चित अवधि के बाद द्वंद्वयुद्ध से गुजरना होगा। इस नियम के कारण अधिकांश लोग जो दिव्य सीढ़ी पर चढ़ने के योग्य थे, वे पुनः दिव्य सीढ़ी से नीचे गिर जाते थे। जब लिन युआन टॉवर पर चढ़ रहा था तो उसके साथ मुकाबला करने वाले ज्यादातर द्वंद्ववादी पुरुष थे। ये वास्तव में पहली बार था जब उसका मुकाबला किसी महिला आत्मा क्यूई पेशेवर से हुआ था। लिन युआन के सामने खड़ी महिला आत्मा क्यूई पेशेवर वास्तव में हवा में कुछ कहने की तैयारी कर रही थी। जब उसने लिन युआन को देखा तो वह दंग रह गई। लिन युआन के द्वंद्व रिकॉर्ड को ध्यान से देखने के बाद महिला आत्मा क्यूई पेशेवर ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम काले हो। मुझे बताओ कि क्या तुम फैन क्लब के नेता को जानते हो, उस कुत्ते का नाम जिसका नाम एंसेस्टर पीस है। महिला आत्मा क्यूई पेशेवर अपने दांत पीसते हुए बोल रही थी। उसने अचानक अपना हाथ हिलाया और एक कौवे को बुलाया जो बेहद बदसूरत और अजीब दिख रहा था। उसके सभी पंख भूरे सफ़ेद थे लेकिन चोंच लंबी और नाजुक थी। जैसे ही कौवा दिखाई दिया उसने तुरंत दूध जैसा कोहरा उगल दिया जो बहुत ही गंदा था। कोहरा फैल गया और तुरंत महिला को घेर लिया। इसने लिन युआन को सफ़ेद कोहरे के बीच किसी भी हलचल का पता नहीं चलने दिया। लिन युआन ने जवाब में चिमी और रेड थॉर्न को बुलाया। लिन युआन के आदेश के तहत रेड थॉर्न ने इस बार फूलों का एक विशाल समुद्र नहीं बनाया। इसके बजाय रेड थॉर्न ने फूलों का एक छोटा सा पैच बनाया जो लिन युआन के चारों ओर 5 मीटर तक फैला हुआ था। फूलों की इस 5 मीटर की रेंज के लिए लिन युआन ने रेड थॉर्न को कोई आध्यात्मिक शक्ति प्रदान नहीं की जिससे वह बाल रामिक को बढ़ा सके। रेड थॉर्न केवल अपनी ऊर्जा का उपयोग करके 7 से 8 रामिक को एलीट एक्स में अपग्रेड कर रहा था। उस समय लिन युआन उस महिला आत्मा क्यूई पेशेवर के बारे में जानकारी को ध्यान से देख रहा था जिसके साथ उसका मिलान किया गया था। उसके द्वंद्व रिकॉर्ड को देखने के बाद लिन युआन को तुरंत पता चल गया कि यह महिला आत्मा क्यूई पेशेवर जानबूझकर पदोन्नति द्वंद्व में फंस रही थी और सेलेस्टियल सीढ़ी पर पदोन्नत नहीं हुई थी। स्टार टॉवर से सेलेस्टियल सीढ़ी पर चढ़ने के बाद रिकॉर्ड को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा। पहला स्टार टॉवर की पहली 100 मंजिलें होंगी। दूसरा सेलेस्टियल सीढ़ी प्रमोशन द्वंद्व होगा जबकि सेलेस्टियल सीढ़ी के द्वंद्व में से एक भाग लिया जाएगा। नाम पॉइजन ब्यूटी, स्पिरिट क्यूई व्यवसाय, सहायक प्रकार पेशेवर। स्टार टॉवर द्वंद्व 542 जीत, 321 हार, 221 उच्चतम मंजिल 100। आकाशीय सीढ़ी पदोन्नति द्वंद्व युद्ध द्वंद्व 988 जीत, 698 हार, 290। आकाशीय सीढ़ी द्वंद्व 14 जीत, 7 हार, 7 लगातार जीत, 7 सबसे ऊंची मंजिल 7। पॉइजन ब्यूटी नामक महिला द्वंद्ववादी के पास सेलेस्टियल 7 स्टार का उच्चतम रिकॉर्ड था। इसके अलावा उसने सेलेस्टियल सीढ़ी पर कुल 14 द्वंद्व किए थे। हालांकि उसने लगातार 7 जीत हासिल की थीं। इसका मतलब ये था कि पॉइजन ब्यूटी ने सेलेस्टियल 1 स्टार से शुरुआत की थी और लगातार 7 बार जीत हासिल करते हुए सेलेस्टियल 7 स्टार तक पहुंची थी। इसके बाद वह लगातार 7 मुकाबले हार गई, सेलेस्टियल 7 स्टार से सेलेस्टियल स्टेयरवे प्रमोशन मुकाबले में गिर गई। इसके बाद उसने प्रमोशन मुकाबले में लड़ना जारी रखा और पहले ही 1000 से ज़्यादा मुकाबले जीत चुकी थी। इसके अलावा लिन युआन ने इस जहर सौंदर्य को वास्तव में हवा में बात करते हुए देखा जब वह प्रवेश किया। ये स्पष्ट था कि जहर सौंदर्य भी एक स्ट्रीमर था और यह समझना आसान था कि जहर सौंदर्य पदोन्नति द्वंद्व युद्ध में क्यों फंस गया था। यह शायद स्टार टॉवर द्वंद्व युद्ध के लिए एक स्ट्रीमिंग प्रभाव था। सेलेस्टियल स्टेयरवे प्रमोशन ड्यूल पर विरोधियों के लिए पॉइजन ब्यूटी की ताकत के कारण उन्हें कुचलना शायद आसान था। चूंकि वह द्वंद्व के दौरान सभी कारकों को नियंत्रित करने में सक्षम थी, इसलिए उसके लिए दर्शकों का मनोरंजन करना आसान था और बहुत अधिक आश्चर्य नहीं होगा। स्टार टॉवर पर 2 तरह के स्ट्रीमर थे। एक लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहता था और अपनी सीमाओं को चुनौती देता था। वे स्ट्रीमर आमतौर पर सेलेस्टियल सीढ़ी में रैंक के लिए प्रयास करते थे और उम्मीद करते थे कि वे हॉल ऑफ फेम ड्यूलिस्ट बन जाएंगे। अन्य प्रकार के स्ट्रीमर्स पॉइजन ब्यूटी की तरह थे जो स्ट्रीमिंग प्रभाव के लिए प्रमोशन द्वंद्व में फंस जाते थे और प्रमोशन द्वंद्व के लिए एक विश्वसनीय गोलकीपर बन जाते थे। यही कारण था कि सेलेस्टियल स्टेयरवे प्रमोशन ड्यूल को पार करना इतना मुश्किल था। ये पॉइजन ब्यूटी जैसे स्ट्रीमर्स की वजह से था जिनकी ताकत पहले से ही प्रमोशन ड्यूल से कहीं ज़्यादा थी। जब पॉइजन ब्यूटी ने ब्लैक को अपने फेस को बुलाते और बचाव करते देखा तो उसने तुरंत एक बदमाशी वाला भाव प्रकट किया और कहा, ब्लैक, स्टार वेब कहता है कि तुम एक चुप, अलग, क्रूर व्यक्ति हो जो दूसरों की परवाह नहीं करता। हालांकि तुम्हारे नंबर 1 प्रशंसक ने मुझे धमकाया और तुम्हें कुछ करना चाहिए।
जहर सुंदरी ऐसे मुद्रा में थी जैसे वह लड़ना नहीं चाहती थी और सिर्फ बात करना चाहती थी। असल में वह पहले से ही फर्श पर बैठी हुई थी। जब लिन युआन ने जहर सौंदर्य की बात सुनी तो मुखौटे के पीछे का चेहरा लगभग फट पड़ा। ये सच था कि द्वंद्वयुद्ध के दौरान वह ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन वह अपने युद्ध कौशल को निखारने, परियों के बीच समन्वय और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए यहाँ आया था। इसके अलावा स्टार टॉवर ऐसी जगह नहीं थी जहां आप जीत के लिए बात कर सकें। ऐसे समय थे जब शब्दों का इस्तेमाल शारीरिक रूप से प्रतिद्वंद्वी की मानसिकता को बिगाड़ने के लिए किया जा सकता था, और यह कुछ ऐसा था जिसे लिन युआन भी इस्तेमाल करना जानता था। हालांकि इस तरह की युद्ध शैली लिन युआन की इच्छा के विपरीत थी, जो कि उसकी युद्ध क्षमताओं पर निर्भर थी। इस तरह लिन युआन ने कभी भी द्वंद्व युद्ध में शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। लिन युआन समझ सकता था कि अगर वह चुप रहता और दूसरों की परवाह नहीं करता। हालांकि अलग थलग और क्रूर होने का ये वर्णन क्या था? लिन युआन वास्तव में उलझन में था। जहां तक उसके फोरम और फैन क्लब की बात है, लिन युआन को कुछ इंप्रेशन थे। इससे पहले जब लिन युआन ने क्रिएशन मास्टर के रूप में लॉग इन किया था और परचेज विद नो लॉस स्टोर के फैन क्लब को चेक किया था, तो उसने ब्रेज्ड एगहेड और जोऊ जियाक्सिन को पहले इसका उल्लेख करते हुए देखा था। फिर भी लिन युआन ने वास्तव में कभी बुरा नहीं माना। जहां तक ब्लैक के नंबर 1 प्रशंसक पूर्वज शांति का सवाल है, लिन युआन को कुछ भी पता नहीं था। इस समय पॉइजन ब्यूटी का स्ट्रीमिंग रूम फटा जा रहा था। वह एक अनुभवी स्टार टॉवर द्वंद्वयुद्ध स्ट्रीमर थी और उसने पहले ही अनगिनत लोगों के सपनों को तोड़ दिया था जो सेलेस्टियल सीढ़ी तक पहुंचना चाहते थे। उसने लोगों को स्टार टॉवर की 99वीं मंजिल पर वापस भेज दिया था ताकि वे फिर से शुरू कर सकें। पॉइजन ब्यूटी के अधिकांश प्रशंसक निष्ठावान दर्शक थे और हालांकि उनमें से कई ब्लैक को पहचानते थे, फिर भी उनका विषय पॉइजन ब्यूटी के इर्द गिर्द ही घूमता था। सनी डे, ओह माय, लिटिल पॉइजन ने वास्तव में ब्लैक का सामना किया। मुझे नहीं पता कि इस बार ब्लैक जीत पाएगा या नहीं। युवावस्था का नुकसान। क्या आप में से कोई भी पॉइजन ब्यूटी और एंसेस्टर पीस के बीच विवाद के बारे में जानता है? मैं हर समय पॉइजन ब्यूटी के स्ट्रीमिंग रूम में रहता हूं, लेकिन मुझे इस खबर के बारे में क्यों नहीं पता चला? जिम्मेदार नागरिक, ऐसा लगता है कि पॉइजन ब्यूटी ने ब्लैक के फोरम पर कहा था कि ब्लैक दुर्जय नहीं दिखता है और उसके पास केवल उच्च गुणवत्ता वाले फे हैं जो कि बहुत ही शानदार हैं। अंत में उसे एंसेस्टर पीस से एक भारी मुक्का मिला। अजनबी चेहरा। मैं जानना चाहता हूं कि जहर सौंदर्य को भारी मुक्का कैसे मिला। मैं उत्सुक हूं। मैं भी जहर सौंदर्य को एक भारी मुक्का देना चाहता हूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती और मुझे बोलने पर प्रतिबंध लगने का डर है। गहरे समुद्र के दिव्य भगवान, मैंने सुना है कि पूर्वज शांति ने केवल जहर सौंदर्य को चाची कहा था और वह अब तक इसे नहीं भूली है। नींद की हवा, उसने उसे आंटी पॉइजन क्यों नहीं कहा? तसुंडेरे की म्याऊं, ऊपर वाला सच में योद्धा है। जो लोग पॉइजन ब्यूटी को छोटा पॉइजन कहते हैं, उन्हें पॉइजन ब्यूटी से प्यार मिलेगा। जो लोग उसे बड़ी बहन पॉइजन कहते हैं, उन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है न? ये स्पष्ट है कि पॉइजन ब्यूटी अपनी उम्र को कितना महत्व देती है। प्यार अभी तक नहीं आया। क्या कोई ऐसा है जिसने पॉइजन ब्यूटी का अनुसरण नहीं किया और उसे फिर से चिढ़ाना शुरू कर दिया? जैसे ही लिन युआन सोच रहा था कि जहर सुंदरी के सवाल का जवाब कैसे दिया जाए, उसने अचानक अपने मुखौटे के पीछे एक मुस्कान प्रकट की। ऐसा लग रहा था कि जहर सुंदरी वास्तव में वैसा व्यवहार नहीं कर रही थी जैसा वह बात कर रही थी। जहर सौंदर्य के पास वास्तव में कुल 4 अनुबंधित फे थे। धुंध उगलने वाले कौवे को छोड़कर जहर सौंदर्य ने पहले ही धुंध के भीतर 3 अन्य फे को चुपचाप बुला लिया था। अगर जीनियस ने मुखौटे में रूपांतरित नहीं किया होता तो लिन युआन इस प्रभाव को नहीं देख पाता। वह ये पता नहीं लगा पाता कि पॉइजन ब्यूटी ने पहले ही 3 अन्य परियों को बुला लिया था और वह अपनी संरचना तैयार कर रही थी। पॉइजन ब्यूटी एक सहायक प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर थी और सहायक प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवरों के लिए तैयारी का समय बहुत महत्वपूर्ण था। जब पॉइजन ब्यूटी अपनी 3 परियों को धुंध में बुला रही थी, तो लिन युआन की आस्तीन पर लगा एम्बर बटन पहले ही फूलों में गिर गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। उस समय स्रोत रेत पहले से ही लिन युआन के नीचे मिट्टी में गहराई तक चली गई थी और बड़ी मात्रा में रेत बना रही थी। लिन युआन ने स्रोत रेत को कोई आध्यात्मिक शक्ति प्रदान नहीं की और केवल रेत बनाने के लिए स्रोत रेत की मौलिक क्षमता का उपयोग कर रहा था। सब कुछ शांत लग रहा था। पॉइजन ब्यूटी लगातार बोल रही थी, जबकि ब्लैक वहीं शांति से खड़ा था। वास्तव में लिन युआन के स्रोत रेत को सबसे अधिक शक्ति प्रदर्शित करने के लिए उसे भी बड़े पैमाने पर रेत निर्माण का विस्तार करने के लिए समय की आवश्यकता थी। जब पॉइजन ब्यूटी ने देखा कि ब्लैक ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, तो वह खड़ी हो गई और अपने पैर पटकने लगी। बताओ, तुम्हारे नंबर 1 फैन ने मुझे आंटी क्यों कहा? क्या तुम्हें नहीं पता कि एक जवान सुंदरी के लिए उम्र बहुत मायने रखती है? लिन युआन पहले से ही मानसिक रूप से जहर सौंदर्य से लड़ने के लिए तैयार था। उसने जहर सौंदर्य की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अवचेतन रूप से उत्तर दिया, आप 30 के आसपास दिखते हैं, है ना? आपकी गर्दन और आंखों के कोनों पर पहले से ही कुछ झुर्रियां हैं।
शायद पूर्वज शांति आपको आंटी कह रहे हैं क्योंकि वह काफ़ी छोटा है। वह शायद केवल 6 साल का होगा। तरह लिन युआन ब्लैक की महान उपलब्धियों और उच्च लोकप्रियता के कारण ब्लैक के रूप में स्टार वेब पर पॉइजन ब्यूटी के साथ द्वंद्वयुद्ध कर रही थी, जबकि पॉइजन ब्यूटी के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में दर्शक उसके प्रशंसक थे। उन्होंने ब्लैक के लिए भी ऐसा किया, इसलिए उनके बीच का द्वंद्व फैल गया। उसी समय कई दर्शक उसके लाइव स्ट्रीमिंग रूम में घुस आए, जिससे वहां जीवंतता छा गई। कोल्ड विंड, मैं अपने सपनों के राजकुमार का उत्साहवर्धन करने आई हूँ। आंटी पॉइजन ब्यूटी लगातार किस बारे में बकबक कर रही हैं? अगर लड़ना है तो लड़ो। भटकती आत्मा, जहर सौंदर्य अपने कौशल को और अधिक दिखा रहा है। ये बस कला का एक नमूना है। अगर वह हर बार ऐसा नहीं करती जब वह किसी प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करती, तो मैं लगभग उस पर विश्वास कर लेता। मेरे पास एक कहानी है, इसलिए अपनी वाइन तैयार कर लो। ब्लैक ने आंटी डू को लगभग मौत के घाट उतार दिया है। वह वास्तव में एक ऐसा आदमी है जो महिलाओं को समझने में विफल रहता है। वह वास्तव में बोलना नहीं जानता। तुम मुझसे क्या चाहते हो? पॉइजन ब्यूटी एक सहायक प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर है। धुंध के बाद उसे गठन को अलग करना चाहिए था। मैं वास्तव में ब्लैक के लिए चिंतित हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह जानता है। क्या तुम बेवकूफ़ हो? सामने वाला टिप्पणीकार जरूर ओल्ड लेडी डू का दर्शक होगा। तुम तो सेटअप को भी इतनी स्पष्टता से समझते हो। उस समय लॉन्ग ताओ को ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब के मुख्य खिलाड़ियों और रिजर्व टीम के सदस्यों को मार्गदर्शन लड़ाई में ले जाना था। जब उसने लोगों को ये कहते हुए सुना कि ब्लैक सेलेस्टियल स्टेवे प्रमोशन द्वंद्वयुद्ध में दूसरे मैचअप के लिए गया था, तो उसने तुरंत मार्गदर्शन लड़ाई समाप्त कर दी और उन्हें देखने के लिए देखने के कमरे में ले गया। लॉन्ग ताओ ब्लैक से संपर्क नहीं कर पाया था, हालांकि उसे पता था कि एक्सट्रीम गिल्ड क्लब एस टूर्नामेंट रिजर्व टीम के कुछ सदस्य ब्लैक को जानते थे, लेकिन इस समय हर कोई टूर्नामेंट की तैयारी कर रहा था। ए लेवल ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब की मुख्य टीम के कप्तान के रूप में वह बी लेवल गिल्ड क्लब के एस टूर्नामेंट रिजर्व टीम के सदस्यों से जल्दबाजी में संपर्क नहीं करेंगे। अगर लोगों ने ये खबर फैलाई तो शायद टूर्नामेंट सीजन में बड़ा तूफान आ जाएगा। लॉन्ग ताओ स्वाभाविक रूप से ब्लैक से संपर्क करने की उम्मीद कर रहा था। चाहे वह सफल हो या ना हो, उसे कम से कम उससे आमने सामने बात करने की ज़रूरत थी। लॉन्ग ताओ के लिए ब्लैक का दूसरा सेलेस्टियल सीढ़ी पदोन्नति द्वंद्व ब्लैक का अवलोकन करने और उसे ब्लैक की ताकत को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति देने के समान था। ब्लैक का इंटरव्यू लेने की चाहत के अलावा लॉन्ग ताओ को यह भी महसूस हुआ कि ब्लैक में एक परिचित आभा थी, जैसे कि उसने उसे पहले कहीं देखा हो। इस परिचितता की भावना ने उसे असमंजस में डाल दिया और उसे पागल कर दिया। ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब के सदस्य इस दौरान पागलों की तरह प्रशिक्षण ले रहे थे और ब्लैक का नाम ही वह था जो वे इस उबाऊ प्रशिक्षण के दौरान सबसे अधिक सुन रहे थे। इसलिए उन पर ब्लैक की गहरी छाप थी और वे बहुत उत्सुक थे। चेन होनफेंग भी अपने पिछले प्रमोशन द्वंद्व में ब्लैक से हार गया था। वह अभी भी अपनी हार से निराश था और उसने सोचा कि अगर उसे पता होता कि ब्लैक के पास ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई है, तो वह सावधानी बरत सकता था और उसे अपने विशाल पूंछ वाले दलदली छिपकली को नियंत्रित नहीं करने देता। इस प्रकार चेन होनफेंग ब्लैक के दूसरे सेलेस्टियल सीढ़ी पदोन्नति द्वंद्व में बहुत रुचि रखते थे और देखना चाहते थे कि क्या वह न्यायपूर्ण तरीके से हार गए थे। जहर सौंदर्य की ताकत की तुलना में चेन होनफेंग उसके जितना शक्तिशाली नहीं था। 20 मिनट तक लड़ने के बाद वह उसे मौत के घाट उतार देती। हालांकि चेन होनफेंग को लगा कि वह उससे 7 या 8 साल छोटा है। कभी कभी जवानी बहुत बड़ी होती है। उसे भरोसा था कि जब वह उसकी उम्र का होगा तो वह उसे पछाड़ सकता है। लियू जी और वेन यू के साथ फे बैटल फ्लैग गेम खेलने के बाद लिन युआन अपने कमरे में वापस आ गया था और उसने सोने का विकल्प नहीं चुना था। इसके बजाय उसने स्टार वेब पर लॉग इन किया था। लियू जी के साथ भी ऐसा ही हुआ, जिसने बाय हाउस से प्रशिक्षण लेने के लिए स्टार वेब पर लॉग इन किया था। प्रशिक्षण के इन कुछ दिनों की बदौलत वह अपनी कीट रानी की युद्ध प्रणाली में और भी अधिक कुशल हो गया था। हालांकि जब लियू जी ने इस बार बाय हाउ की तलाश की तो बाय हाउ ने जवाब भेजा, रेंजर बाय हाउ, थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, मैं लाइव स्ट्रीम देखने जा रहा हूँ। बाय हाउ का जवाब देखकर लियू जी अवाक रह गए। कीट जुन का दिल लियू जी, ये वह मेजबान स्पैरो वॉयस लोली देवी है जो उसका चेहरा फिर से अवरुद्ध करती है। रेंजर बाय हाउ, आपको उसका अपमान करने की अनुमति नहीं है। उसका चेहरा बंद करने में क्या बुराई है? स्पैरो वॉयस लोली देवी को उम्मीद है कि हम उसके दृश्यों की तुलना में उसके गायन पर अधिक ध्यान दे सकते हैं, जो दर्शाता है कि वह एक सतही व्यक्ति नहीं है, बल्कि महान आंतरिक गुणों और मनोरम आकर्षण वाला व्यक्ति है। लियू जी कुछ अवाक रह गए। आखिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा था। बुद्धिहीन प्रशंसक वाकई डरावने होते हैं। हॉट ऑफ इंसेक्ट स्वॉर्म लियू जी, अगर यह स्पैरो वॉयस लोली देवी नहीं है तो आप कौन से होस्ट देख रहे हैं? जल्दी करो और ट्रेनिंग करो। रेंजर बाय हाउ, मैं ब्लैक का लाइव स्ट्रीमिंग द्वंद्व देखने गया था।
उनके एवियन फे की आवाज़ बहुत ही शानदार है, जिससे मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं स्पैरो वॉयस लोली देवी का गायन सुन रहा हूँ। चूंकि स्पैरो वॉयस लोली देवी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर रही है, इसलिए मैं ब्लैक के एवियन फे की आवाज़ सुनने गया और इसे स्पैरो वॉयस लोली देवी के लिए अपनी तड़प के रूप में माना। लियू जी को लगा कि बुद्धिहीन प्रशंसक डरावने नहीं होते। बाय हाओ नामक बुद्धिहीन प्रशंसक डरावने थे। लियू जी ने पहले भी बहुत बड़े बदलाव देखे थे, इसलिए वह बहुत उत्सुक नहीं था। उसने हाल ही में ब्लैक के उभरने के बारे में कुछ सुना था। कई लोगों ने मिलस्टोन टाउन में ब्लैक के वीरतापूर्ण कार्यों की तुलना उसके अपने वीरतापूर्ण कार्यों से की थी। लियू जी को नहीं पता था कि ब्लैक ने मिलस्टोन टाउन में क्या किया था, लेकिन वह जानता था कि नायक बनना कठिन है, क्योंकि नायक बनने का निर्णय लेते समय उसके अंदर पहले से ही महिमा के लिए बलिदान करने की जागरूकता होनी चाहिए। उनकी राय में उस समय ब्लैक के लिए भी शायद यही स्थिति थी। चूंकि बाय हाउ ब्लैक की लाइव स्ट्रीमिंग देखने गया था, इसलिए लियू जी ने सोचा कि वह भी उसका अनुसरण करेगा। उसने बाय हाउ से कहा कि वह उसे ब्लैक के लाइव स्ट्रीमिंग रूम का लिंक भेजे और उसमें प्रवेश कर गया। जब रेडियंस 100 सीक्वेंस के लोग स्टार वेब के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में प्रवेश करते तो एक विशेष सूचना होती। यदि लियू जी को रेडियंस 100 सीक्वेंस में वापस लौटना है तो उन्हें इस वर्ष रेडियंस फेडरेशन के भीतर एक विशेष परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और रेडियंस 100 सीक्वेंस रैंकिंग में शामिल होना होगा। रेडियंस 100 सीक्वेंस की वास्तविक रैंकिंग शुरू होने से पहले वह अपनी ताकत के आधार पर किसी एक सीक्वेंस के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता था। यह विशेषाधिकार लियू जी को एक नायक के रूप में दिया गया था जो गंभीर रूप से घायल हो गया था और सेवानिवृत्त हो गया था, लेकिन अब वह रेडियंस 100 सीक्वेंस में वापस आ गया था। चूंकि वह अभी तक रेडियंस 100 सीक्वेंस का सदस्य नहीं था, इसलिए पॉइजन ब्यूटी के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में प्रवेश करने पर उसे कोई विशेष सूचना नहीं मिली। हालांकि रेंजर बाय हाउ रेडियंस 100 सीक्वेंस #87 के लिए यह अलग था। जब वह पॉइजन ब्यूटी के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में दाखिल हुआ तो उसने अनगिनत लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। ध्यान पॉइजन ब्यूटी और ब्लैक के बीच द्वंद्व युद्ध के विषय से हटकर बाय हाउ की ओर चला गया। अनगिनत लोग उनका अभिवादन करने के लिए स्क्रीन पर उमड़ पड़े और स्क्रीन पर गुड इवनिंग लॉर्ड रेंजर जैसे नारे लगाने लगे। ये रेडियंस फेडरेशन में रेडियंस 100 सीक्वेंस की स्थिति और प्रतिष्ठा को समझाने के लिए पर्याप्त था। हालांकि लियू जी को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसका ध्यान चांदी के मुखौटे वाले युवक के ऊपर फड़फड़ाते नीले पक्षी पर था। जैसे ही उसने इस पक्षी को देखा वह अवाक रह गया। वह अपने नीले पक्षी से बहुत परिचित था। नीला पक्षी लिन युआन द्वारा अनुबंधित सिल्वर फैंटेसी नस्ल का पक्षी नहीं था। इस दौरान लियू जी चिमी से बहुत परिचित हो गई थी। चूंकि चिमी को पता था कि लिन युआन आमतौर पर लियू जी के करीब रहता था, इसलिए वह भी लियू जी के काफ़ी करीब था और कभी कभी लियू जी द्वारा खिलाए गए स्नेहा को खा लेता था। अब जबकि लियू जी ने ब्लैक के सेलेस्टियल स्टेअवे प्रमोशन द्वंद्व में चिमी को देख लिया था, ब्लैक की पहचान स्वतः स्पष्ट हो गई थी। लियू जी लिन युआन के अनुचर बनने से पहले ही जानते थे कि लिन युआन के पास अपनी खुद की समझ और दृढ़ता है, साथ ही चीज़ों के बारे में उनकी अपनी धारणा और विचार भी हैं। वह आमतौर पर बहुत मेहनती भी था। लिन युआन हमेशा लियू जी के लिए एक अभेद्य धुंध रहा था। पहले लियू जी को केवल इतना पता था कि लिन युआन एक क्लास 2 क्रिएशन मास्टर था। हालांकि जितना अधिक उसने लिन युआन के साथ बातचीत की थी, उतना ही उसे लगा कि लिन युआन और भी रहस्यमय था। जब उसे लगा कि उसे पहले ही उसे समझ लेना चाहिए था। लियू जी को अप्रत्याशित रूप से लिन युआन की पहचान के बारे में पता चला। रेडियंस फेडरेशन में उभरते युवा नायक ब्लैक। लियू जी को याद आया कि वह हमेशा लोगों को ब्लैक की उपलब्धियों और उसकी उपलब्धियों की तुलना करते हुए सुन सकता था। ब्लैक के बारे में उसकी सहज रूप से अनुकूल धारणा थी। शायद ये समान विश्वास वाले लोगों के बीच एक तरह की स्वीकृति की तरह था। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी निष्ठा लिन युआन और ब्लैक दोनों के प्रति थी। लियू जी ने लिन युआन के साथ अपनी सारी बातचीत याद की। यह एक ऐसा युवक था जिसने संकट के समय में उसके जैसा ही चुनाव किया था। जैसे ही लियू जी ने लिन युआन और सहायक प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर जहर सौंदर्य को देखा, वह मदद नहीं कर सका लेकिन थोड़ा चिंतित महसूस किया। लियू जी के युद्ध अनुभव को देखते हुए एक नज़र में उन्होंने स्वाभाविक रूप से देखा कि जहर सुंदरी समय के लिए टालमटोल कर रही थी और हमले का विस्तार करने के लिए अपने स्वयं के सहायक प्रकार के परी को प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी। इस प्रकार लियू जी इस समय लिन युआन के बारे में थोड़ा चिंतित थे। उन्हें डर था कि वह इस पदोन्नति द्वंद्व युद्ध को खो देंगे, क्योंकि उन्होंने जहर सौंदर्य को बहुत तैयारी का समय दिया था। हालांकि लियू जी को पता था कि लिन युआन के पास एक सिल्वर फैंटेसी नस्ल चिमी थी, लेकिन वह कभी नहीं जान पाया कि एक लड़ाकू श्रेणी की आत्मा क्यूई पेशेवर के रूप में वह कितना मजबूत था। जब पॉइजन ब्यूटी वास्तव में जमीन से उठी थी तो उसके 4 अनुबंधित फे ने पूरी तरह से अपना रुख बना लिया था। वह अब मनोरंजन के लिए ब्लैक से बातचीत करने और अपनी उत्तेजना को जबरन दबाने के तरीके खोजने की कोशिश कर रही थी।
एक होस्ट के रूप में जो हमेशा सेलेस्टियल स्टेवे प्रमोशन द्वंद्वयुद्ध में फंस गया था, पॉइजन ब्यूटी चेन होनफेंग और ब्लैक के द्वंद्वयुद्ध के कारण होने वाली लोकप्रियता से अनजान नहीं हो सकती थी। इस लोकप्रियता ने चेन होनफेंग के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में दर्शकों की संख्या पहले की तुलना में 10 गुना से अधिक बढ़ा दी थी। पॉइजन ब्यूटी उसकी लोकप्रियता से बहुत ईर्ष्या करती थी। वह कल्पना कर रही थी कि पदोन्नति द्वंद्वयुद्ध में ब्लैक का सामना करना कितना अच्छा होगा। ब्लैक और चेन होनफेंग के बीच द्वंद्वयुद्ध में उसने ब्लैक की युद्ध शक्ति का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया था और जो निष्कर्ष उसे मिला उससे उसे ब्लैक से ईर्ष्या होने लगी। उनकी राय में हालांकि ब्लैक काफ़ी ताकतवर था, लेकिन उसकी असली ताकत उसके परियों की अत्यधिक उच्च गुणवत्ता और उनकी प्रजाति से उपजी थी। पॉइजन ब्यूटी को लगा कि चेन होनफेंग के साथ द्वंद्वयुद्ध में ब्लैक की ताकत के आधार पर वह ब्लैक के साथ इस द्वंद्वयुद्ध में पूर्ण विजय प्राप्त कर सकती है। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी भाग्यशाली होगी कि जब वह लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सेलेस्टियल स्टेवे प्रमोशन ड्यूल पर एक प्रतिद्वंद्वी के साथ मुकाबला करेगी तो उसे ब्लैक से मिलने का मौका मिलेगा। पॉइजन ब्यूटी को लग रहा था कि उसे अपने लाइव स्ट्रीमिंग रूम में पहले से 10 गुना ज़्यादा दर्शक मिलेंगे। उसने ब्लैक को शानदार स्टांस से हराने के बारे में भी सोचा। उसे विश्वास था कि जब तक वह ब्लैक को हरा सकती है, वह पूरी तरह से सामयिकता और लोकप्रियता के साथ एक शीर्ष रेटेड स्टार वेब द्वंद्व होस्ट बन सकती है। जब उसने ब्लैक की बातें सुनी तो उसे गुस्सा आया, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। वह बस वहीं खड़ी रही, दबंग दिख रही थी। करीब से देखने पर उसने मजाकिया अंदाज में कहा, ब्लैक, मैं आज तुम्हारे अपराजित रहने की कहानी को शानदार तरीके से खत्म कर दूंगी। लिन युआन को लगा कि वह वास्तव में जहर सुंदरी नामक इस बूढ़ी औरत को समझ नहीं सकता। कोई इतना भ्रमित कैसे हो सकता है? उसने स्टार टॉवर पर लगातार कुछ जीतें ही हासिल की थी, लेकिन वह एक अपराजित किंवदंती कैसे बन गया? आखिर इसे शानदार तरीके से खत्म करने का क्या मतलब था? क्या उसे नहीं पता था कि उसके अनुबंधित वे कितने बदसूरत थे? उस समय उसने उसे अनदेखा कर दिया। उसने जीनियस द्वारा बदले गए मुखौटे के साथ ट्रू डेटा का इस्तेमाल किया ताकि पॉइजन ब्यूटी के 4 बुलाए गए फे को रोका जा सके। फे नाम एल्यूसरी मिस्ट वेस्टर्न जैकडॉ। फे प्रजाति पंख वाला कौवा सामान्य रेवन। फे ग्रेड स्वर्ण 9/10। फे प्रकार पानी जहर। फे क्वालिटी एलीट। क्षमताएं कौवा कांव कांव हिंसक कांव कांव की आवाज़ें निकालना जिससे लक्ष्य चिड़चिड़ा और परेशान महसूस कर सकता है। टर्बिड मिस्ट ये पतली धुंध छोड़ता है जिसमें बड़ी मात्रा में जल वाष्प होता है और यह एक मतिभ्रमकारी प्रभाव डालता है। सांस लेने पर यह लक्ष्य को भ्रमित अवस्था में डाल देगा। शीत धुंध का क्षरण बर्फीली धुंध धीरे धीरे लक्ष्य को धीमा कर देगी और ठंडी धुंध में ऊर्जा हानि की दर को तेज कर देगी। जहरीली धुंध भड़कती है जब एक स्वस्थ लक्ष्य इसे शरीर में अवशोषित कर लेता है तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जब लक्ष्य पर घाव होते हैं तो ये तेजी से लक्ष्य की जीवन शक्ति को धुंध में खींच लेता है। विशिष्ट कौशल भ्रम की धुंध इससे उत्पन्न होने वाली धुंध भ्रामक सफ़ेद रंग में बदल जाती है जो धुंध में लक्ष्य की दृष्टि को पूरी तरह से अलग कर सकती है। धुंध में लक्ष्य की दृश्यता सबसे कम स्तर पर पहुंच। फे नाम जहर बुनने वाली काली मकड़ी। फे प्रजाति थेरेडिडेक्स डेमोनिफेंटेस। फे ग्रेड स्वर्ण 7/10। फे प्रकार जहर। फे गुणवत्ता दोषरहित। क्षमताएं मकड़ी रेशम स्प्रे लक्ष्य पर चिपचिपा मकड़ी रेशम स्प्रे करें जो लक्ष्य की शरीर की सतह से अच्छी तरह चिपक जाएगा। जहरीला मकड़ी का जाला ये जो जहरीला जाला उगलता है उसमें जहरीलापन नहीं होता, लेकिन अगर हवा में जहरीलापन है तो मकड़ी का जाला जल्दी से उस जहरीलेपन को सोख लेगा। साथ ही ये हवा में मौजूद जहरीलेपन को शुद्ध करके उसे मकड़ी के जाले से चिपका देगा। धुंधला मकड़ी का जाला स्पिनरेट में बना हुआ मकड़ी का जाला हवा में फैलकर धुंधले मकड़ी के जाले में बदल सकता है। ये हवा में कुछ समय तक जीवित रह सकता है। वेब अटैचमेंट जब बिना बने धुंधले मकड़ी के जाले विषाक्तता के संपर्क में आते हैं तो यह विषाक्तता से ऊर्जा को तेजी से अवशोषित कर लेते हैं और एक पूर्ण जहरीला मकड़ी का जाला बना लेते हैं। विशिष्ट कौशल वेब आकर्षण चिपचिपे मकड़ी के रेशम में जहरीले मकड़ी के जाले के प्रति सहज आकर्षण होता है। चिपकने वाला मकड़ी का जाला बनने के बाद यह अपने आप चिपचिपे मकड़ी के रेशम को ढक लेगा। पॉइजन ब्यूटी के 4 अनुबंधित फेयर के सच्चे डेटा को देखने पर लिन युआन ने तुरंत उसकी युद्ध शैली को एक सहायक प्रकार की स्पिरिट क्यूई पेशेवर के रूप में समझा। वह वास्तव में एक स्पिरिट क्यूई पेशेवर थी जिसने स्टार टॉवर द्वंद्वयुद्ध के लिए अपने फेयर से पूरी तरह से मेल खाया था। उसके अनुबंधित फे न केवल अकेले मैदानी लड़ाइयों के लिए अनुपयुक्त थे बल्कि वे एक टीम के लिए भी अनुपयुक्त थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर युद्ध श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवर लड़ाई शुरू करने से पहले उसके साथ एक टीम बनाते तो वे उसके फे से प्रभावित होते और उनके पास रहने पर जहर खा जाते। 2 गोल्ड फे के अलावा पॉइजन ब्यूटी के पास 2 सिल्वर एलीट फे भी थे। उनमें से एक सिल्वर एक्स एलीट कैरियन पैरासोल मशरूम था जो बड़ी मात्रा में फंगस छोड़ सकता था जो घावों और विषाक्त पदार्थों को तेजी से बढ़ाता था जिससे स्वस्थ त्वचा भी सड़ जाती थी और खून बहने लगता था।
जब इन्हें छोड़ा जाएगा तो ये कवक और विषाक्त पदार्थ हवा में मौजूद होंगे। ठेकेदार पॉइजन ब्यूटी को छोड़कर अन्य परियां, जिनमें उसके अन्य अनुबंधित परियां भी शामिल हैं, कैरियन पैरासोल मशरूम की जहरीली गैस से प्रभावित होंगी जब वे रेंज के भीतर होंगी। सौभाग्य से पॉइजन ब्यूटी के पास जहरीले प्रकार के परी थे, इसलिए कैरियन पैरासोल मशरूम का उन पर कम प्रभाव पड़ा। उसका चौथा परी एक पृथ्वी तत्व सिल्वर एक्स एलीट टैंटेड टॉड था। यह उसका दूसरा सिल्वर परी था और यह भूमि के एक छोटे से क्षेत्र को प्रदूषित कर सकता था, जिससे भूमि में तीव्र विषाक्तता हो सकती थी। यदि कोई परी उस पर पैर रखता तो वे तुरंत जहर खा जाते। इस दूषित भूमि के संपर्क में आने पर उनका शरीर सड़ जाता और खून बहने लगता। वास्तव में इस परी द्वारा भूमि प्रदूषण को भूमि परी के विरुद्ध रक्षा का जहर सौंदर्य का साधन माना जाता था। लिन युआन ने अब उसकी प्रतिभा को पहचान लिया था। वह एक स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल थी जो जहर प्रकार के फेस के लिए अनुकूल थी। ऐसी प्रतिभा मजबूत थी, लेकिन उसके अनुबंधित फे की पसंद और युद्ध शैली ने लिन युआन को महसूस कराया कि वह एक अपरंपरागत चाल चल रही थी और गलत रास्ते पर जा रही थी। ये बस उसकी दुर्लभ प्रतिभा को कम कर रहा था, क्योंकि एक आत्मा क्यूई पेशेवर केवल स्टार टॉवर द्वंद्व युद्ध नहीं हो सकता था। गोल्ड आईएक्स एलीट इल्यूसरी मिस्ट वेस्टर्न जैकडॉ ने दूध जैसी धुंध उगल दी, जिसे टर्बिड मिस्ट, इरोडिंग कोल्ड मिस्ट और फ्लेयरिंग पॉइजनस मिस्ट से 3 प्रकार की जहरीली धुंध के साथ मिलाया जाना चाहिए। अपने विशेष कौशल मिस्ट ऑफ इल्यूशन के साथ मिलकर ये बहुत अच्छा नियंत्रण और कमजोर करने वाला प्रभाव प्रदान कर सकता है। नियंत्रण प्रभाव के कई प्रकार थे। गोल्ड आईएक्स एलीट इल्यूसरी मिस्ट वेस्टर्न जैकडॉ का नियंत्रण प्रभाव घने कोहरे के माध्यम से दृष्टि को नियंत्रित कर रहा था, और इसके फ्लेयरिंग पॉइजनस मिस्ट का उपयोग 2 सिल्वर फे के साथ भी किया जा सकता था। सिल्वर एक्स एलीट कैरियन पैरासोल मशरूम या सिल्वर एक्स एलीट टैंटेड टॉड की क्षमताएं लक्ष्य के शरीर को सड़ने का कारण बनेंगी और इस प्रकार शरीर की सतह को नष्ट कर देंगी। लक्ष्य के शरीर की सतह नष्ट हो जाने पर भड़कती हुई जहरीली धुंध लक्ष्य के शरीर से जीवन शक्ति को तेजी से धुंध में खींच सकती है। इसी समय इल्यूसरी मिस्ट वेस्टर्न जैकडॉ, कैरियन पैरासोल मशरूम और टैंटेड टॉड गोल्ड 7 फ्लॉलेस पॉइजन वीविंग डार्क स्पाइडर के साथ बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। ये विषाक्त पदार्थ हवा में फैल गए और जहर बुनने वाली डार्क स्पाइडर की सिल्वर क्षमता, मिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन स्पाइडर वेब और गोल्ड क्षमता, वेब अटैचमेंट के साथ मिल गए। जहर बुनने वाली डार्क स्पाइडर के स्पिनरेट में मौजूद बिना आकार के मकड़ी के जाले हवा में मौजूद जहरीले धुंध को बिना किसी प्रतिबंध के सोख सकते थे, जिससे इसके मकड़ी के जाले किसी भी स्थान पर फैल सकते थे जहां जहरीला धुंध पहुंच सकता था। इस संयोजन ने इसे एक शानदार समूह नियंत्रण क्षमता प्रदान की। मकड़ी के जाले पर लगे विष और तीखे मकड़ी के रेशों से लक्ष्य को क्षति पहुंचने के बाद यह इल्यूसरी मिस्ट वेस्टर्न जैकडॉ की गोल्ड क्षमता, फ्लेयरिंग पॉइजनस मिस्ट के साथ एकदम सही मेल खाएगा। विष बुनने वाली डार्क स्पाइडर की मूल क्षमता, स्पाइडर सिल्क स्प्रे और विशेष कौशल, वेब आकर्षण, ने इसे अपनी समूह नियंत्रण क्षमता को एक शक्तिशाली एकल लक्ष्य नियंत्रण में बदलने की अनुमति दी। लिन युआन को यह स्वीकार करना पड़ा कि जहर सौंदर्य की ताकत को देखते हुए वह वास्तव में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए योग्य थी। उसके अनुबंधित फेस का विश्लेषण करने के बाद उसने इस द्वंद्व युद्ध की योजना बनाई। इस द्वंद्व युद्ध में रेड थॉर्न और एसिड कोरोजन क्वीन भी ज्यादा उपयोगी नहीं हो सके। रेड थॉर्न का वर्तमान ग्रेड बहुत कम था, इसलिए वह केवल टावर क्लाइंबिंग द्वंद्व युद्ध में ही नियंत्रण कर सकता था। स्टार टॉवर के द्वंद्व वास्तविक दुनिया के आयामी दरार से भिन्न थे, जहां रेड थॉर्न के लिए इतनी अधिक मास ऊर्जा थी कि वह बिना रोक टोक के फूलों का समुद्र उत्पन्न कर सकता था। जब पॉइजन ब्यूटी धुंध के पीछे मैदान तैयार कर रही थी, तो लिन युआन देख सकती थी कि उसे जीनियस द्वारा रूपांतरित मुखौटे के माध्यम से सी रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवर नहीं होना चाहिए। इसके बजाय उसे बी रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवर होना चाहिए, अन्यथा उसके फे द्वारा बिछाई गई फील्ड रेंज कभी इतनी बड़ी नहीं होगी। इस प्रकार यदि लाल कांटे के फूलों का समुद्र उपभोग के मामले में जहर सौंदर्य के परियों के साथ प्रतिस्पर्धा करता, तो लिन युआन वह होता जो पहले मारा जाता। इसके अलावा यदि एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी रेड थॉर्न के फूलों में नहीं छिपी होती, तो वह इस तरह के गुप्त हत्या प्रभाव को प्राप्त नहीं कर सकती थी। इसके अलावा गोल्ड 7 फ्लॉलेस पॉइजन वीविंग डार्क स्पाइडर भी था। आधे क्षेत्र में बिखरे हुए विषाक्त पदार्थों के साथ मिलकर यह विषाक्त पदार्थों से पर्याप्त ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था ताकि जहरीली मकड़ी का जाला उत्पन्न हो सके। ये बाधाएं एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी के डंक को बहुत प्रभावित करती थीं। इस प्रकार लिन युआन के पास केवल एक ही रास्ता था। लंबे समय तक एक छवि स्थापित करने और कई कठोर शब्द कहने के बावजूद जहर सुंदरी ने देखा कि ब्लैक अभी भी उदासीन था और उसे अनदेखा कर रहा था, जिससे उसे तुरंत अजीब महसूस हुआ। वह खुद को एक बेहतरीन अभिनेत्री मानती थी, लेकिन चाहे उसकी अभिनय क्षमता कितनी भी शानदार क्यों न हो, अगर उसकी प्रतिद्वंद्वी उसके साथ अभिनय नहीं करती तो वह भी बेकार ही होता। इससे वह ऐसी दिखती थी मानो वह ड्रामा क्वीन की तरह मोनोड्रामा कर रही हो। पॉइजन ब्यूटी की नज़र बदल गई और उसने पूछा, ब्लैक, क्या तुम जानते हो कि तुम सचमुच कमज़ोर हो?
दरअसल जब उसने पहले उसे उकसाया था तो उसके लाइव स्ट्रीमिंग रूम में उथल पुथल मच गई थी, क्योंकि उसके लाइव स्ट्रीमिंग रूम में आने वाले अधिकांश लोग ब्लैक के प्रशंसक थे। पॉइजन ब्यूटी ने कहा था कि ब्लैक बहुत कमज़ोर है और उसे उकसा रही है, इसलिए स्वाभाविक रूप से ब्लैक के प्रशंसकों में बहुत असंतोष पैदा हो गया। वह ये भी जानती थी कि ब्लैक को उकसाने से यह स्थिति पैदा होगी, लेकिन इससे उसे वास्तव में बहुत लोकप्रियता मिल सकती थी। एक स्टार वेब होस्ट के रूप में पॉइजन ब्यूटी को बहुत डांटा गया था जब वह सेलेस्टियल स्टेवे प्रमोशन ड्यूल में फंस गई थी। उनकी राय में ब्लैक की लोकप्रियता भी एक तरह की लोकप्रियता थी। जब वह लोकप्रिय थी तभी वह गोल्ड 7 फ्लॉलेस पॉइजन वीविंग डार्क स्पाइडर को एपिक में बढ़ाने के लिए रेडियंस डॉलर की एक बड़ी राशि प्राप्त कर सकती थी। लिन युआन ने जहर सुंदरी की बातें सुनकर अपनी भौहें ऊपर उठाईं। चूंकि वह हमेशा से ही उसकी मानसिकता को खराब करना चाहती थी, इसलिए वह उसके साथ खेलेगा। हालांकि उसे विश्वास था कि जहर सुंदरी इसके बजाय उसकी मानसिकता को खराब करने जा रही है। उसे चिंता थी कि ब्लैक लड़ाई में शामिल नहीं होगा, लेकिन जब उसने अचानक बात की तो उसे राहत महसूस हुई। फिर भी जब उसने उसकी बातें सुनी तो वह तुरंत चुप हो गई और कुछ देर बाद भड़क उठी। ब्लैक ने धीमे स्वर में कहा, कोई भी टीम आपको लेने को तैयार नहीं होगी, है ना? ये शब्द उसके दिल में हमेशा के दर्द को चीरने वाले एक धारदार चाकू की तरह थे। वह धुंध में छिप गई और जवाब दिया, अब से 20 मिनट बाद आप स्टार वेब की सूची से बाहर हो जाएंगी। लिन युआन ने अभी उसकी मानसिकता को खराब करना शुरू ही किया था, लेकिन वह भड़क गई। उसके पास कहने के लिए अभी भी बहुत कुछ था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे ऐसा कहने का मौका नहीं मिलेगा। चिंता मत करो, भले ही मैं स्ट्रीक लिस्ट से बाहर हो जाऊं, फिर भी मैं पहले नंबर पर रहूंगा जब तक कि तुम लगातार 102 मुकाबले जीतकर मुझे पीछे नहीं धकेल देते। अचानक उसने दांतों की किटकिटाहट सुनी और सोचने से खुद को रोक नहीं सका, इतनी दूर से इतनी जोर से दांत किटकिटाने वाली विश्व सुंदरी कितनी क्रोधित। उसकी मानसिकता को देखते हुए क्या वह अभी भी मानसिक युद्ध खेलना चाहती है? कोहरे से जहर ब्यूटी की नाराज आवाज आए, ब्लैक, जहर और मकड़ी का जाला तुम्हें एक पल में सिखा देगा कि यातना का क्या मतलब होता है। लिन युआन ने चिमी की ओर देखा, जो हवा में उड़ रहा था। जब उसकी नज़र उसके मुखौटे के पीछे से उसकी आंखों से मिली तो उनकी नज़रें तुरंत दृढ़ हो गईं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, एक पल की भी ज़रूरत नहीं है। चिमी, क्लियर स्काई का इस्तेमाल करो। चिमी ने अपने पंख फड़फड़ाए और आसमान में ऊंची आवाज में चहचहाहट की। ये चहचहाहट इतनी स्पष्ट और मधुर थी कि बाय हाउ, जो पॉइजन ब्यूटी के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में थी, उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। चिमी की स्पष्ट चहचहाहट के बाद ऐसा लगा जैसे आसमान में उगता हुआ सूरज दिखाई दे रहा हो। तपते सूरज ने दूध जैसी जहरीली धुंध को झुलसा दिया और तुरंत ही उसे वाष्पित कर दिया। चिमी के स्वच्छ आकाश ने भ्रामक धुंध पश्चिमी जैकडॉ की जहरीली धुंध को रोक दिया था। भ्रामक धुंध पश्चिमी जैकडॉ एक जहरीला और पानी वाला परी था। धुंध में बड़ी मात्रा में पानी था जो जलती हुई धूप से वाष्पित हो गया था। हालांकि विषाक्त पदार्थ अभी भी हवा में मौजूद थे। जल तत्व के हट जाने के बाद वे और भी कमजोर हो गए थे। जब चिमी ने क्लियर स्काई का इस्तेमाल किया तो लिन युआन ने आकाश की ओर चिल्लाते हुए कहा, चिमी, रेडियंट बॉडी का इस्तेमाल करो। उस समय लिन युआन में केवल 1/10 आध्यात्मिक शक्ति थी और उसने बाकी शक्ति चिमी को दे दी ताकि उसके दीप्तिमान शरीर को सूर्य का प्रकाश अवशोषित करने और ऊर्जा संचित करने में मदद मिल सके। सूर्य अपनी विशेष कुशलता के कारण आकाश में प्रकट हुआ था और वह सारा सूर्य प्रकाश चिमी के छोटे नीले शरीर में समा गया था। जैसे ही उसने सुनहरी धूप को अवशोषित किया, उसके शरीर पर मौजूद सभी पंख तुरंत हल्के सुनहरे रंग में बदल गए, जैसे ही सूरज की रोशनी उसमें समा गई। ये हल्की सुनहरी चमक ऐसी थी मानो ये धधकते सूरज से भी ज्यादा चमकदार हो। चिमी की पीठ पर बादलों के पैटर्न से अलौकिक बादल उत्पन्न हो रहे थे और बादलों में तारे चमक रहे थे। जैसे जैसे चिमी लगातार सूर्य की रोशनी को अपने शरीर में समाहित करता गया, बादल में मौजूद तारे एक शानदार सूरज में तब्दील हो गए। उसका शरीर तुरंत जल उठा, ठीक वैसे ही जैसे सूरज की चमकदार लपटें जलती हैं। उसके शरीर का आकार भी 1 मीटर लंबा हो गया था और वह अब सूर्य की इच्छाशक्ति का पालन करने वाले एक शानदार दिव्य पक्षी की तरह था। उस समय चिमी ने अपने सुनहरे पंख फड़फड़ाए और किसी भी बाधा की परवाह न करते हुए सीधे पॉइजन ब्यूटी की ओर उड़ चला। का शरीर एक चमकदार लौ की तरह जल रहा था, जैसे कोई दिव्य पक्षी उसके शरीर में चमक भर गया हो। वह एक नीले रंग की गौरैया से पल भर में ही अपनी वर्तमान अवस्था में आ गई थी। ये क्षण इतना तीव्र था कि पॉइजन ब्यूटी समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकी, न ही वह अपने किसी अनुबंधकर्ता को आदेश दे सकी। जबकि पॉइजन ब्यूटी स्तब्ध थी, गोल्ड 7 फ्लॉलेस पॉइजन वीविंग डार्क स्पाइडर ने सहज रूप से अपनी सिल्वर क्षमता, मिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन स्पाइडर वेब और गोल्ड क्षमता, वेब अटैचमेंट का उपयोग करके खुद को और अपने ठेकेदार की रक्षा के लिए जहरीले मकड़ी के जाले का निर्माण किया। वह चिमी के प्रभाव की गति को रोकने के लिए जहरीले मकड़ी के जाले का उपयोग करना चाहता था, लेकिन चिमी के शरीर पर चमकीली लौ बहुत ज्यादा गर्म थी।
इस तथ्य के साथ कि वह चार्ज करते समय बिखरी हुई रोशनी छोड़ रहा था, जलती हुई बिखरी हुई रोशनी और उसके शरीर पर चमकीली लपटों ने इन जहरीले मकड़ी के जाले को 10 मीटर की दूरी पर तुरंत जलाकर राख कर दिया। सिल्वर एक्स एलीट कैरियन पैरासोल मशरूम हवा में फफूंद और विषाक्त पदार्थों को छोड़ रहा था, लेकिन इससे पहले कि कोई विषाक्त पदार्थ चिमी के करीब पहुंच पाता, चमकदार लौ ने उन्हें जलाकर राख कर दिया। एक द्वंद्ववादी के रूप में जिसने 1000 स्टार वेब द्वंद्वों का अनुभव किया था, पॉइजन ब्यूटी अपने होश में वापस आ गई थी। उसके दिमाग में 2 शब्द कौंधे काल्पनिक नस्ल। इस खूबसूरत नीले रंग की गौरैया ने पिछले सेलेस्टियल स्टेवे प्रमोशन द्वंद्व में अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, बल्कि इसके बजाय ब्लैक को ऊर्जा किरण को रोकने में मदद करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया था। हालांकि ये वास्तव में एक काल्पनिक नस्ल थी। जहरीली सुंदरी अब इतना सोचने के मूड में नहीं थी। उसने अपनी गहरी लड़ाकू चेतना पर भरोसा किया और अपने बगल में मौजूद दागी टोड को आदेश दिया, मुझे निगल जाओ और फिर जल्दी से कूद जाओ। दूषित टोड के अंग उसके नीचे की जमीन में गहराई तक दबे हुए थे, जो लगातार जमीन को प्रदूषित कर रहे थे। जब उसे जहर सुंदरी का आदेश मिला तो उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और उसे अपने पेट में निगल लिया। उसने इस दूषित टोड को इसी समय त्याग दिया था। इस द्वंद्व युद्ध में वह खुद को बचाने के लिए इस दागी टोड को मांस की ढाल के रूप में इस्तेमाल करना चाहती थी। यह एक तरह का जीवन रूप था जो कूदने में बहुत अच्छा था। यह अपने पिछले पैरों की मजबूत मांसपेशियों की वजह से दर्जनों मीटर तक कूद सकता था। जहरीली सुंदरी का मानना था कि अगर दूषित टोड दूर कूद सकता है तो वह गंभीर रूप से घायल होने पर भी जीवित रह सकती है। हालांकि जब वह प्रदूषित भूमि से अपने अंगों को बाहर निकालने और किनारे पर कूदने वाला था तो उसने पाया कि उसके अंग मिट्टी में मजबूती से जकड़े हुए थे और बिल्कुल भी हिल नहीं सकते थे। दागी टोड और जहरीली सुंदरी के पास सोचने का समय नहीं था। ट्वाइलाइट स्टारबर्ड चिमी चमकदार लपटों के साथ जल रहा था क्योंकि वह दागी टोड से टकराया था जिसने जहरीली सुंदरी को निगल लिया था। ऐसी टक्कर खूनी नहीं थी, क्योंकि जब दागी टोड और चिमी का संपर्क हुआ तो दागी टोड का शरीर भी सूर्य की स्पष्ट चमक की तरह चमकदार लपटों के साथ प्रज्वलित हो उठा। इस चमकदार लौ के नीचे ऐसा लग रहा था जैसे गंदा और बदसूरत दागी टोड शुद्ध हो गया हो। वह जहरीली सुंदरता के साथ हवा में गायब हो गया। इस बिंदु पर लिन युआन का दूसरा सेलेस्टियल सीढ़ी पदोन्नति द्वंद्व समाप्त हो गया। वह अब सेलेस्टियल सीढ़ी पर चढ़ गया था और स्टार टॉवर के शीर्ष पर चढ़ गया था। लिन युआन ने देखा कि जहरीली सुंदरी और दागी टोड कहाँ गायब हो गए थे और एक स्पष्ट और ठंडी आवाज में कहा, एक बल के साथ सभी कानूनों को तोड़ना। वह ये शब्द अपनी जीत का प्रदर्शन करने के लिए नहीं कह रहा था, बल्कि वह चाहता था कि अगर पॉइजन ब्यूटी एक बार फिर लाइव स्ट्रीमिंग रूम में इस द्वंद्व को देख सके तो उसे प्रेरणा मिले। न केवल उसकी फिर जोड़ी एक टीम के लिए अच्छी नहीं थी और किसी भी टीम के साथी द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी, बल्कि एक सहायक प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर के रूप में उसके पास अपनी लाइनअप में एक स्तंभ भी नहीं था जो लड़ाई को आगे बढ़ा सके। स्तंभ के रूप में इस स्थान को भरने के लिए फे के बारे में सोचना उसके ऊपर था। बिना पिल के संयोजन में वह अचानक हमले के दौरान प्रभावी चाल नहीं चल सकती थी और केवल इसे सहन कर सकती थी। इससे उसे अपनी ताकत दिखाने से रोका जा सकता था। पॉइजन ब्यूटी का वर्तमान दोष वही दोष था जिसे उसने पिछले सेलेस्टियल स्टेवे प्रमोशन द्वंद्व के दौरान उजागर किया था। वास्तव में गोल्ड आई एक्स एलीट इल्यूसरी मिस्ट वेस्टर्न जैकडॉ की धुंध प्रभावी रूप से उसकी रक्षा नहीं कर सकती थी। ये सिर्फ इतना था कि इस द्वंद्वयुद्ध के शुरू होने से पहले लिन युआन ने अपने पिछले द्वंद्वयुद्ध से अपनी खोई हुई रक्षात्मक क्षमता की भरपाई कर ली थी। जब तक वह द्वंद्व मैदान से बाहर निकला, पॉइजन ब्यूटी का लाइव स्ट्रीमिंग रूम हलचल में था। पूरी स्क्रीन पर 6 शब्द दिखाई दे रहे थे, एक बल से सभी कानूनों को तोड़ना। ये वाक्यांश पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि कैसे इस वीर चांदी के मुखौटे वाले युवक ने एक झटके में पूर्ण शक्ति के साथ युद्ध पर विजय प्राप्त कर ली थी। कभी कभी 1 या 2 टिप्पणियां आती थीं, जहां जहर सौंदर्य गायब हो गया था, वहां कुछ चमक क्यों थी। हालांकि वे जल्द ही अनगिनत एक बल से सभी कानूनों को तोड़ना टिप्पणियों से दब गए। लिन युआन यदि इन टिप्पणियों को देखता तो निश्चित रूप से मुस्कुराता। मिट्टी का परावर्तक भाग सोर्स सैंड द्वारा निर्मित रेत के कारण था, जिसे चिमी के शरीर पर चमकीली लौ द्वारा कांच में बदल दिया गया था। असंहत कांच ने प्रदूषित मिट्टी में बिखरे प्रकाश द्वारा छोड़े गए अवशिष्ट प्रकाश को परावर्तित कर दिया। रेडियंस 100 सीक्वेंस #87 रेंजर बाय हाउ स्तब्ध होकर पॉइजन ब्यूटी के लाइव स्ट्रीमिंग रूम को देख रहा था। उसे अचानक उदासी महसूस हुई। चूंकि उसे नीले रंग की चिड़िया की चहचहाहट अच्छी लग रही थी, तो क्या उसे गौरैया की आवाज़ वाली लोली देवी के साथ मानसिक धोखा माना जा सकता था। वह स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस का सबसे बड़ा प्रशंसक था। ये कैसे हुआ? बाय हाउ को और भी ज्यादा दोषी महसूस होने लगा, इसलिए वह स्पैरो वॉयस लोली देवी के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में घुस गया। भले ही वह लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर रही थी, फिर भी उसने अपने दांत पीसते हुए उसे अपने स्टार वेब कार्ड में बचे हुए 5000 रेडियंस डॉलर इनाम में दिए।
जब उन्होंने स्वयं को सूची में शीर्ष पर देखा तथा दूसरे शीर्ष योगदानकर्ता प्रशंसक से बहुत अधिक अंतर देखा तो बाय हाउ को सहजता महसूस हुई। ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब के व्यूइंग रूम में लॉन्ग ताओ ने ब्लैक के द्वंद्व को देखने के बाद फैंग डोडुओ पर नजर डाली और उसने कहा, मैंने पिछली बार गलत अनुमान लगाया था। यह एवियन फे वास्तव में एक सिल्वर फैंटेसी नस्ल है। फैंग डोओ ने बड़ी मुश्किल से सांस फूली और सिर हिलाया। ब्लैक ने 2 सिल्वर फैंटेसी ब्रीड फे प्रदर्शित किए थे। चाहे उसकी प्रतिभा कुछ भी हो या उसके 2 सिल्वर फैंटेसी ब्रीड फे स्रोत प्रकार के जीवन रूप हो या फे, उसे रेडियंस फेडरेशन का सच्चा गौरव कहा जा सकता है क्योंकि वह अब अपनी क्षमता प्रदर्शित कर रहा था। हालांकि इस सिल्वर फैंटेसी नस्ल के एवियन फे द्वारा अपनी शक्ति का परिचय देने के बाद ब्लैक की वर्तमान ताकत असीम रूप से अधिक थी, फिर भी उसके और रेडियंस 100 सीक्वेंस के सदस्यों के बीच काफ़ी अंतर था। वर्तमान में वह प्लेटिनम लड़ाकू क्षमता के बिना रेडियंस 100 सीक्वेंस में प्रवेश करने के लिए भी योग्य नहीं था। बेशक अगर उसके पास गोल्ड फैंटेसी ब्रीड फे होता तो यह एक और कहानी होती। लॉन्ग ताओ ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, हम गिल्ड क्लब की मुख्य टीम के मौजूदा सदस्यों के साथ समझौता कर लेंगे। अगर ब्लैक टीम में शामिल होता है तो इस साल के इस टूर्नामेंट की मुख्य टीम उसे साथ ले आएगी। अगर वह नहीं होता है तो लिटिल फैंग मुख्य टीम में शामिल हो जाएगा। इस साल के इस टूर्नामेंट के लिए हम अपने 5 आउटपुट को जमकर जारी रखेंगे। चेन होन फैन को उम्मीद होगी कि ब्लैक किसी भी हालत में टीम में शामिल नहीं होगा जब उसने लॉन्ग ताओ की बातें सुनी ताकि वह मुख्य टीम में प्रवेश कर सके। हालांकि तस्लीम ने उसे ईमानदारी से आश्वस्त किया कि वह पहले ब्लैक से निष्पक्ष रूप से हार चुका था। यद्यपि वह मुख्य टीम में शामिल होना चाहता था और द्वंद्व मैदान में दौड़ना चाहता था, फिर भी वह जानता था कि वह ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब का सदस्य है। चेन होन फैन को पता था कि अगर ब्लैक टीम में शामिल हो गया तो वह अपनी उपचार क्षमताओं के कारण टीम के लिए खुद से कहीं अधिक उपयोगी होगा। एक उत्साही युवा के रूप में चेन होन फैंग एक उपयोगितावादी आपने जैसे प्रतिभाशाली लोगों से ईर्ष्या करने वाला हो सकता है, लेकिन ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब के सदस्य के रूप में उसके पास सम्मान और मिशन की भावना भी थी। सम्मान और मिशन की ऐसी भावना ने उसे और अधिक उम्मीद दी कि ब्लैक मुख्य टीम में शामिल हो सकता है। यद्यपि सम्मान और मिशन की यह भावना बहुत कमजोर लगती थी, लेकिन वास्तव में इसमें एक हल्की चमक छिपी हुई थी। फैंग डोओ ने अपने कटे हुए सिर के पीछे हाथ फेरा और पूछा, बॉस क्या आप ब्लैक से संपर्क कर सकते हैं? ये सुनकर लॉन्ग ताओ ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं कोई उपाय सोचूंगा। आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने गंभीरता से कहा, पहले ब्लैक और पॉइजन ब्यूटी के बीच द्वंद्व की समीक्षा करें। मुझे लगता है कि उसके पैरों के नीचे की ज़मीन में कोई समस्या है। इसे देखने के बाद हम अब ट्रेनिंग रूम में ट्रेनिंग नहीं करेंगे। इस टूर्नामेंट के शुरू होने में अभी 1 महीने से ज़्यादा का समय है। हम असली ट्रेनिंग लेने के लिए क्लास 2 डायमेंशनल रिफ्ट में जाएंगे। हाओ ने स्पैरो वॉयस लोली देवी को अपने स्टार वेब कार्ड में शेष 5000 रेडियंस डॉलर से पुरस्कृत करने के बाद उसने तुरंत लियू जी से संपर्क किया। लियू जी, जो उसे द्वंद्वयुद्ध के लिए प्रेरित कर रहा था, ने अप्रत्याशित रूप से कहा कि उसे कुछ काम निपटाने हैं और फिर स्टार वेब से लॉग आउट हो गया। वह खिड़की के पास खड़ा था, रात को देख रहा था और उसके दिल में एक निर्णय उभर रहा था। लियू जी के अनुचर शूरवीर के रूप में उसे अपने द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के लिए लिन युआन की राय लेनी होगी। लियू जी का इरादा जंगल में प्रशिक्षण लेने का था, क्योंकि जब वह जीवन और मृत्यु का अनुभव करेगा तभी वह अपनी ताकत को बेहतर बनाने का सबसे प्रभावी तरीका होगा। ये ठीक वैसा ही था जैसे कुछ लोग अपने दिल की आवाज़ सुनकर उसके अनुसार काम करते थे, जो या तो पागल हो जाते थे या किंवदंतियां बन जाते थे। यही बात स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल के सुधार के लिए भी सच थी। जब वे संकट के बीच में होते थे तभी उनकी क्षमता सबसे भयंकर चिंगारी के साथ फूट सकती थी और एक ऐसी ताकत में तब्दील हो सकती थी जिसे वे अपने हाथों में पकड़ सकते थे। उस रात लियू जी जल्दी सो गए थे और उन्हें एक सपना आया। उन्होंने सपने में युवा के सामने खतरे को रोकने के लिए एक अवरोध बनने की बहुत कोशिश की, लेकिन युवा का आकार और भी दूर होता जा रहा था। वह अवरोध थोड़ा कमज़ोर था। सपने में उत्पीड़न की भावना ने लियू जी को भौहें सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया, जिससे पता चलता है कि वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कितने उत्सुक थे। इस दूसरे सेलेस्टियल सीढ़ी पदोन्नति द्वंद्व के बाद लिन युआन वास्तव में सेलेस्टियल सीढ़ी पर चढ़ गया था। उसे स्टार वेब के अधिकारियों से एक सिस्टम संदेश मिला था। एक नज़र में वह जानता था कि चूंकि वह लगातार जीत के साथ सेलेस्टियल सीढ़ी पर चढ़ गया था, इसलिए वह सेलेस्टियल सीढ़ी की उपलब्धि के लिए योग्य था। सेलेस्टियल स्टेयरवे की उपलब्धि एक तरह से बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान था। सेलेस्टियल स्टेयरवे के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अज्ञात संख्या में सेलेस्टियल स्टेयरवे विशेषज्ञ कड़ी मेहनत कर रहे थे और सेलेस्टियल स्टेयरवे की उपलब्धि हासिल करना चाहते थे। सेलेस्टियल सीढ़ी उपलब्धि के किसी भी धारक की स्टार टॉवर पर एक आभासी छवि होगी और द्वंद्ववादियों के लिए सेलेस्टियल सीढ़ी उपलब्धि वेदी पर खड़ा होगा। लिन युआन ये सोचकर आश्चर्यचकित हो गया कि उसने लगातार 2 द्वंद्वों में जीत हासिल करके दिव्य सीढ़ी जैसी उपलब्धि अर्जित की थी। उसी समय उनका व्यक्तिगत पहचान पत्र बदल गया।
नाम काला। लिंग पुरुष। ऊंचाई 178 सेमी। वजन 61 किग्रा। स्टार टॉवर फ्लोर सेलेस्टियल सीडी 0 स्टार। स्पिरिट क्यूई व्यवसाय हीलिंग टाइप पेशेवर। व्यवसाय रैंक सी रैंक। अनुबंधित फेस मोरबियस कांस्य एक्स लीजेंड। 1000 सवाल जानवर कांस्य आई किंगदंती। ट्वाइलाइट स्टाबर्ट सिल्वर आई फैंटेसी आई। लाल कांटा कांस्य वीक महाकाव्य। एसिड कोरोजन क्वीन बी गोल्ड आई लीजेंड। स्रोत रेत कांस्य एक्स काल्पनिक आई। द्वंद्व रिकॉर्ड स्टार टॉवर द्वंद्व 100 जीत 100 हार 0 उच्चतम मंजिल 100। आकाशीय सीढ़ी पदोन्नति द्वंद्व युद्ध द्वंद्व 2 जीत 2 हार 0। आकाशीय सीढ़ी द्वंद्व 0 जीत 0 हार 0 सबसे ऊंची मंजिल 0। लिन युआन ने अपने ताज़ा व्यक्तिगत पहचान पत्र को देखते हुए संतुष्टि में सिर हिलाया। हालांकि उसने जल्द ही सेलेस्टियल सीढ़ी द्वंद्व युद्ध में भाग लेने की योजना नहीं बनाई थी। उसे डर नहीं था कि कहीं उसे मजबूत विरोधियों का सामना न करना पड़े जिससे वह द्वंद्वयुद्ध हार जाए और पदोन्नति द्वंद्वयुद्ध में वापस आ जाए। बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि लिन युआन को लगा कि स्टार टॉवर में अपने कौशल और युद्ध चेतना को निखारना आखिरकार बहुत उथला हो गया। इससे पहले वह अभी भी रेडियंस फेडरेशन की अंतहीन भूमि पर बेतहाशा चलने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था, लेकिन अब उसे लगा कि वह ऐसी क्षमता रखने के लिए तैयार है। लिन युआन, जिसने 2 जीवन जिए थे, ने अपने पिछले जीवन में फूलों की समृद्ध दुनिया देखी थी। इस जीवन में वह इस दुनिया की भव्यता के साथ साथ अच्छाई और बुराई भी देखना चाहता था। लिन युआन ने तियान निंगनिंग के संदेश को देखा और उसे अपने विशेष रिपोर्टर के रूप में अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। अगर वह उसकी विशेष रिपोर्टर बन जाती है तो वह स्टार वेब पर उसकी सभी खबरें और युद्ध रिकॉर्ड लिखेगी। उनके एक्सक्लूसिव रिपोर्टर के तौर पर तियान निंगनिंग सिर्फ उनके लिए ही लिख सकते थे। इससे लिन युआन को लगा कि वह वाकई बहुत सारी अनावश्यक परेशानियों से बच सकते हैं। तियान निंगनिंग को संदेश भेजने के बाद लिन युआन ने स्टार वेब सेंटर पर उससे मिलने का इंतजाम किया। स्टार टॉवर और रॉयल कैपिटल पर स्थित स्टार वेब सेंटर एक जैसा ही था, सिवाय इसके कि स्टार वेब पर स्थित सेंटर अधिक सुविधाजनक और कुशल था। चूंकि लिन युआन ने तियान निंगनिंग के साथ शर्तों पर बातचीत की थी, इसलिए एक विशेष रिपोर्टर के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया बहुत सरल थी। अनुबंध में कहा गया था कि वह अभी भी कोई साक्षात्कार नहीं देगा। साथ ही तियान निंगनिंग ने ब्लैक के बारे में सभी समाचारों को सत्य लेखन के साथ लिखने का भी वादा किया, चाहे वह उसका युद्ध रिकॉर्ड हो या समाचार रिपोर्ट। लिन युआन को भी तियान निंगनिंग के प्रति इसी तरह की प्रतिबद्धता बनाने की जरूरत थी। उदाहरण के लिए, जब कोई बड़ी घटना होती थी तो वह सीधे वास्तविक स्थिति के बारे में जान सकती थी। संक्षेप में कहें तो हस्ताक्षरित अनुबंध की शर्तें पूरी तरह से लिन युआन के पक्ष में थीं, जिसका मुख्य कारण ये था कि तियान निंगनिंग ने बोलने के अधिकार का उपयोग नहीं किया था। इसके बजाय वह उसकी मांगों को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह जानबूझकर ब्लैक की एक्सक्लूसिव रिपोर्टर बनने के लिए खुद को खुश कर रही थी, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उस युवा पर विश्वास करना पसंद करती थी जो कभी मिलस्टोन टाउन में चमकता था। लिन युआन ने स्टार वेब से लॉग ऑफ करने के बाद नहाया और सोने चला गया। लगातार 5 दिनों तक सोर्स टाइप सोर्स सैंड को बढ़ाने और इस सेलेस्टियल स्टेवे प्रमोशन द्वंद्व ने उसे कुछ हद तक थका दिया था। एक कमरा जो बहुत ही स्टाइलिश और शानदार तरीके से सजाया गया था, खाली था। खिड़की पूरी तरह से खुली हुई थी और शरद ऋतु की हवा खिड़की के माध्यम से कमरे में प्रवेश कर रही थी, जिससे कमरे में ठंड की एक परत बन गई थी जो लोगों के रोंगटे खड़े कर देती थी। लाल आंखों और काले शरीर वाले अनगिनत कौवे खिड़की से उड़कर अंदर आए और वे एक साथ इकट्ठे हुए और एक अधेड़ उम्र के आदमी का रूप ले लिया जिसकी आंख के कोने पर त्रिकोणीय निशान था। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसने खिड़की बंद कर दी और सम्मानपूर्वक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और मेज पर पूरी तरह खिले हुए सुनहरे कांटेदार सेब के गमले से कहा, चैंटर क्रो लॉर्ड 7th पेज वार को नमस्कार करता है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के बोलने के बाद पूर्ण रूप से खिले हुए सुनहरे कांटेदार सेब से एक शक्तिशाली और उजाड़ आशय निकला, जिसमें मृत्यु, उथल-पुथल, अप्रत्याशित अंधकार और अंधकार में छिपी अराजकता समाहित थी। आंख के कोने पर त्रिकोणीय निशान वाले व्यक्ति ने जब यह वीरान इरादा प्रकट किया तो उसने तुरंत अपना सिर नीचे छिपा लिया और उसकी पीठ पर ठंडे पसीने की एक महीन परत उभर आई। उस समय एक राजसी आवाज, जो दया तो दिखाती थी पर अंतहीन उपहास भी दिखाती थी, बोली, तुमने मुझे क्यों बुलाया? आंख के कोने पर त्रिकोणीय निशान वाले व्यक्ति ने अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की और केवल अपना सिर नीचे कर सका ताकि उसकी आवाज अधिक से अधिक सम्मानजनक बनी रहे। लॉर्ड 7th पेज वॉर, वर्तमान रेडियंस फेडरेशन की आयामी दरारों में जिन्हें अभी तक बंद नहीं किया गया है, मैंने स्रोत प्रकार की वस्तुओं को रखा है जो सभी आयामी दरारों में दरारें बढ़ा सकते हैं। फिर वह रुका और सावधानी से बोला, लेकिन चेंग वू मारा गया है। मुझे नहीं पता कि उसने योजना का खुलासा किया है या नहीं और क्या यह आपकी अगली व्यवस्था को प्रभावित करेगा, मेरे स्वामी।
अचानक आंख के कोने पर त्रिकोणीय निशान वाले व्यक्ति को अपनी ओर बढ़ता हुआ दबाव महसूस हुआ, जिसके कारण उसे सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। तभी दया और उपहास से भरी आवाज ने कहा, ओह, उसे मार दिया गया है। आंख के कोने पर त्रिकोणीय निशान वाले व्यक्ति ने जल्दी से जवाब दिया, रेडियंस फेडरेशन की चंद्र महारानी ने उसे मार डाला। बहुत समय बाद जब आंख के कोने पर त्रिकोणीय निशान वाले व्यक्ति को लगा कि उसका दिल लगभग गले तक पहुंच गया है, तो उसने फिर से आवाज सुनी। हालांकि उसमें गहरे डर का भाव था। चंद्र महारानी ने उसे मार डाला, तो उसने ही ये किया है। रेडियंस फेडरेशन से संबंधित हमारी योजनाओं पर रोक लगाओ। लॉर्ड सेवेंथ पेजवार, हमें महासागर की योजनाओं के बारे में क्या करना चाहिए? हमेशा की तरह जारी रखें। उस आवाज में अचानक निर्दयता का भाव आ गया। आप रेडियंस फेडरेशन में इस ऑपरेशन के नेता हैं, लेकिन ये गलत हो गया। आप लंबे समय से सुजरेंट मिथ 2 में फंसे हुए हैं, है ना? आंख के कोने पर त्रिकोणीय निशान वाला आदमी अचानक पीला पड़ गया और कांपते हुए बोला, हाँ मेरे महाराज। हंसी की एक अंतहीन अवमाननापूर्ण गड़गड़ाहट गूंज उठी, ये वीरान और निर्दयी थी। हे, बहुत बढ़िया। 8 पेजों में से एक और युद्ध के टॉवर के भगवान के रूप में मैं आपको युद्ध के टॉवर के 12 प्रमुख गायकों के रूप में एक पद दे सकता हूं। लेकिन अगर आप यह नहीं कर सकते तो आपको बेकार समझा जाएगा। बेकार लोगों को युद्ध के लोहे के खुरों के नीचे धूल में बदल दिया जाएगा। जैसे ही यह आवाज गिरी, दबाव पूरी तरह से गायब हो गया और वह सुनहरा कांटेदार सेब जो खिल गया था, वह भी तुरंत मुरझा गया। आंख के कोने पर त्रिकोणीय निशान वाले आदमी के माथे पर ठंडा पसीना जमीन पर टपक रहा था। हालांकि दबाव गायब हो गया था, फिर भी वह जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, उठने की हिम्मत नहीं कर रहा था, यहां तक कि अगले दिन सुबह होने